नमस्कार स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर। और ये क्वेश्चन पेपर 19 जुलाई 2023 शिफ्ट 3 वाले टाइम जोन में आ चुका है। 25 क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर में दिए रहते हैं और इन 25 क्वेश्चन को 10 से 12 मिनट में 100% एक्यूरेसी के साथ करने के लिए ही यहाँ पर ये इतनी मेहनत की जा रही है। जब आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसी तरह से प्रैक्टिस करें जैसे मैं यहाँ पर समझाता हूँ। वोकैबुलरी को भी ऐसे ही तैयार करके चलें। कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स भी जरूरी है। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है जिसमें बताना है आपको कि जो अंडरलाइन वर्ड है उनको कौन सा वाला वर्ड सब्स्टिट्यूट कर सकता है। एक्सट्रीमली टायर्ड के मीनिंग को इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा वर्ड कन्वे करता है। देखिए, वेयर का मतलब होता है नंगा, विदाउट एनी क्लोथ्स, विदाउट एनी क्लोथ्स, जिस पर कोई कपड़ा न ढका हो, अनकवर्ड हो, नॉट कवर्ड बाय एनीथिंग। या फिर मेटाफोरिकल सेंस में मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट बेसिक और इंपॉर्टेंट, मतलब बाहर की चीजें ना हो, जो मोस्ट बेसिक और इंपॉर्टेंट पार्ट है उसी को रिफर कर देगा बेयर। तो बेयर तो एक्सट्रीमली टायर्ड के मीनिंग को कन्वे करेगा नहीं। डिप्रेस जो वर्ड है वो बना है डिप्रेस से, DEPRESS। ये एक वर्ब होती है और उस वर्ब की थर्ड फॉर्म को वहां पे पास्ट पार्टिसिपल बनाकर लिख दिया गया है डिप्रेस। डिप्रेस से बना है डिप्रेशन, डिप्रेसिंग, डिप्रेस्ड। डिप्रेस ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब होती है। डिप्रेस का मतलब होता है टू कॉज समवन फील सैड एंड विदाउट होप। अगर आपको किसी भी सिचुएशन की वजह से सैड और होपलेस फील करना पड़ रहा है तो सिचुएशन ने, उस इवेंट ने आपको डिप्रेस कर दिया। डिप्रेसिव बन जाता है डिप्रेसिंग। वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी। जो आपको डिप्रेस कर रहा हो, कोई ऐसी सिचुएशन है, कोई ऐसा इवेंट है, कुछ ऐसी घटना घटित हो गई जो आपको डिप्रेस कर रही है, उसको डिप्रेसिंग कह देंगे। इसी से बनता है डिप्रेस्ड। डिप्रेस्ड है वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल के फंक्शन में इसको यूज किया जा सकता है, एडजेक्टिव के फंक्शन में। डिप्रेस का मतलब हो गया सैड एंड विदाउट होप। और आपको बताना था एक्सट्रीमली टायर्ड का मीनिंग, तो डिप्रेस से तो इसका कोई लेना देना है नहीं। एग्जॉस्टेड और स्लीपी, इन दोनों का मतलब ही टायर्ड होता है, लेकिन मैं आपको दोनों के मीनिंग के बीच का नुआंस मतलब डिफरेंस, इनके मीनिंग के बीच में जो सटल डिफरेंस है, कहां पर किसको यूज किया जाना है, वो समझा देता हूं। एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट का मतलब है, एग्जॉस्ट भी एक वर्ब है, ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। एग्जॉस्ट का मतलब है टू मेक समवन फील एक्सट्रीमली टायर्ड, टू मेक समवन फील एक्सट्रीमली। आप कोई काम कर रहे हैं, काम करते करते बहुत ज्यादा थक गए, तो उस काम ने, उस एक्टिविटी ने आपको एग्जॉस्ट कर दिया, आपको टायर्ड कर दिया उसने। इसी से बन जाएगा एग्जॉस्टिंग। वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में, मीनिंग हो जाएगा टायरिंग। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आपको थका देती हो, आप उसको कहेंगे यार एग्जॉस्टिंग वर्क है, एग्जॉस्टिंग एक्टिविटी है। इसी से बन जाएगा एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म, वही पास्ट पार्टिसिपल यानी कि एडजेक्टिव। एग्जॉस्टेड का मतलब हो गया वो पर्सन जो बहुत काम करके थक चुका है। एग्जॉस्टेड, एक्सट्रीमली टायर्ड, एक्सट्रीमली टायर्ड। एडजेक्टिव के फंक्शन में इन दोनों वर्ड को यूज कर लिया जाएगा। फिर एक वर्ड आया है आपके सामने स्लीपी। स्लीपी का मतलब कोई ऐसा पर्सन जो टायर्ड हो और नींद के झोंके लेने की कोशिश कर रहा हो, सोने की कोशिश कर रहा हो। स्लीपी बना है स्लीप से, स्लीपी। कई बार ऐसा होता है कि आप जो है थक जाते हैं और आपको नींद आ रही होती है, आपकी उस स्टेट को कहा जाता है स्लीपी। तो स्लीपी भी एडजेक्टिव है। स्लीपी स्लीप से बना है। स्लीपी में जो टायर्डनेस है वो इसलिए है क्योंकि आपको नींद आ रही है। तो स्लीपी वर्ड को आप तब यूज करें जब आप थके होने के साथ साथ नींद में भी हो। टायर्ड एंड
टायर्ड एंड लाइकली टू स्लीप, सोने वाले हो, सोने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी हो आपके, तो सही वर्ड हो जाना चाहिए था यहाँ पर एग्जॉस्टेड। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड ऑप्शन, अभिजीत फील्स एक्सट्रीमली टायर्ड आफ्टर वर्किंग ऑल डे लॉन्ग, बहुत सारा काम करने के बाद जो है टायर्ड हो गया, तो एग्जॉस्टेड वर्ड जो है सही तरीके से इस मीनिंग को कन्वे करेगा। उसके बाद लिखा हुआ आपके सामने सेंटेंसेस को अरेंज करना है। मैं बार बार आपको कह चुका हूं कि सेंटेंसेस को अगर अरेंज करना है तो कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को इंप्रूव कीजिए। पहला स्टेटमेंट पढ़ेंगे, मेंडल सिंपल लॉज ऑफ हेरिडिटी केम टू बी वाइडली नोन एंड वर अनक्रिटिकली अज्यूम्ड टू बी अप्लाइड टू ऑल ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स। मुझे इसे पढ़कर कोई नोटिसेबल क्लू नहीं मिला, आगे पढ़ूंगा। With Charles Darwin's popularization of the concept of evolution, man became interested in his biological origins and affiliations. स्टेटमेंट बी को पढ़कर भी मुझे कोई नोटिसेबल क्लू नहीं मिला, आगे बढ़ता हूँ। Starting with the work on heredity of Gregor Mendel in the 1860s and the recognition of its significance in 1900, interest shifted to the problem of man's ontogenetic origin. अब देखिए, स्टेटमेंट ए में और स्टेटमेंट सी में एक ही कॉन्सेप्ट के बारे में, एक ही वर्क के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। स्टेटमेंट सी में जो हेरिडिटी में वर्क कौन से साइंटिस्ट का, ग्रीगर मेंडल का। ग्रीगर मेंडल का जो हेरिडिटी के ऊपर जो काम था, उनकी जो कॉन्सेप्ट था, उनकी जो थियोरी थी, वो स्टार्ट हुई। इस स्टेटमेंट में उसकी स्टार्टिंग बताई गई है कि 1860 में वो स्टार्ट हुई और उसके सिग्निफिकेंस को रिकॉग्नाइज किया गया 1900 में। फिर बताया गया कि वो फेमस हो गई इस स्टेटमेंट में आगे। तो कोई भी चीज, कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी थियोरी, यानी कि ग्रेगर मेंडल का जो कोई काम है वो पहले स्टार्ट होगा, उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, मान्यता दी जाएगी, उसके बाद वो फेमस होगी और उसके बाद कहीं उसको अप्लाई करने की बात आ रही है। स्टेटमेंट ए में उसको अप्लाई करने की बात की गई है, उसके फेमस होने की बात की गई है। तो स्टेटमेंट ए में जो इंफॉर्मेशन है वो स्टेटमेंट सी के ठीक बाद की इंफॉर्मेशन है, यानी कि सी के बाद ए आना चाहिए। एक तो हमारा ये हो गया। सी के बाद देखिए यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, तो इन्हीं दोनों ऑप्शंस में से कोई एक हो सकता है। ये वाले ऑप्शन की पॉसिबिलिटी तो बिल्कुल खत्म हो गई, इसकी तो बिल्कुल ही खत्म हो गई। सी में, सी के बाद ए तो यहाँ भी है, लेकिन बीच में दो स्टेटमेंट आ रहे हैं, और दो स्टेटमेंट वो जिसमें चार्ल्स डार्विन के कॉन्सेप्ट के बारे में बात की गई है। तो पहले ग्रेगर मेंडल के जो कॉन्सेप्ट है उनको एक साथ, और फिर इस इंफॉर्मेशन को एक साथ। बी में आपने पढ़ लिया है, डी को पढ़ के देख लेते हैं। दिस इंटरेस्ट वाज सेंटर्ड ऑन मैन्स फाइलोजेनेटिक ओरिजिन। अब देखिए, सी में इंटरेस्ट के शिफ्ट होने की बात की गई है और डी में दिस इंटरेस्ट की बात की गई है। ये कौन सा वाला इंटरेस्ट है जो बी में आया था? जब चार्ल्स डार्विन का कॉन्सेप्ट आया, कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन, उस समय में जो मैन है वो इंटरेस्टेड हो गया बायोलॉजिकल ओरिजिन्स में, और इसी इंटरेस्ट का फोकस था फाइलोजेनेटिक ओरिजिन्स में। तो इस हिसाब से बी के बाद डी आना चाहिए, और जो इंटरेस्ट इसको चार्ल्स डार्विन के कॉन्सेप्ट की वजह से फाइलोजेनेटिक ओरिजिन्स पे था, सी में आके वो शिफ्ट हो गया। तो इस हिसाब से डी के बाद सी आना चाहिए, और बी टी सी और सी के बाद ए, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में ब्लैंक को फिल करना है। ब्लैंक को फिल करने के लिए आपको पूरे सेंटेंस को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि किस मीनिंग के वर्ड को उठाकर यहाँ पर रखना है। डोंट टेक द विंड आउट ऑफ माई, उसके बाद कोई नाउन वहां आएगा ब्लैंक में, इन चारों में से कोई एक नाउन। एंड टेल मी आई एम गोइंग नाउ वेयर विद माई लाइफ। क्या आना चाहिए यहाँ पर? विंग्स, बोट, सेल्स या सेल्स? देखिए, टेक द विंड आउट ऑफ माई सेल, SAIL, यहां पर सेल्स हो जाएगा। इसकी लैंग्वेज से आपको लग रहा होगा कि ये एक इडियम है, हालांकि अभी तो मैंने लिख दिया सेल्स, अगर मैं ना भी लिखता तो भी आपको लिख रहा होगा कि ये एक इडियम का इस्तेमाल किया गया है। इडियम की लैंग्वेज ना अलग से ही पहचानने में आ जाती है। अगर आपकी समझ के बाहर है इडियम, आपने कहीं नहीं पढ़ा, तो भी आप लैंग्वेज को उसकी पहचान जाते हैं। यहां पर आना है सेल्स। सेल्स का मतलब अगर आप समझते हैं ना, तो अगर आप इस इडियम का मीनिंग जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके लिए ये इडियम पहली बार आपके सामने आया है तो भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं थोड़ा सा अंदाजा लगा के। देखिए, विंड की बात की गई है, और यहाँ पर विंड ना तो विंग्स में होती है, विंग्स में होती है, बोट में तो नहीं होती, सेल्स में नहीं होती, सेल्स में होती है। सेल्स का मतलब क्या है मैं समझा देता हूं।
एक्चुअली में एक इडियम आपको दिया गया है, इडियम का मीनिंग जानते थे तो सोल्व कर सकते थे, वरना तुक्के मानना पड़ेगा। पुराने समय में इस तरह की शिप, इस तरह की बोट यूज की जाती थी समुद्र में इधर से उधर जाने के लिए। और सेल का मतलब होता था ये कर्टेन, कर्टेन बोलूं मैं इनको, पर्दे बोलूं, तिरपाल बोलूं या कपड़ा बोलूं, इस तरह का जो कपड़ा इस शिप में लगा होता था, इस कपड़े का काम होता था एयर के फ्लो को कवर करना। जो पीछे से हवा बह के आ रही है वो हवा इस कपड़े पर पुश करती थी, मोमेंटम इसको क्रिएट करती थी, और इस मोमेंटम की वजह से शिप चलता था। इसी कपड़े की वजह से, इसी सेल की वजह से शिप को डायरेक्शन दी जाती थी। यहाँ पर रस्सी लगी होती थी, इधर से रस्सी खींच दोगे तो ये कपड़ा इधर को मुड़ जाएगा, आपका शिप इधर को टर्न हो जाएगा, इधर को मुड़ जाएगा। इधर वाली रस्सी खींच दोगे, बहुत सारे लोग होते थे रस्सी खींचने के लिए, इधर वाली रस्सियां खींच देंगे तो ये कपड़ा इधर को मुड़ जाएगा और फिर ये शिप इधर को टर्न हो जाएगा। तो इस कपड़े का काम होता था पीछे से बह रही हवा को कवर करना, और उस हवा की वजह से ही इसको फोर्स मिलता था चलने के लिए। कोई फ्यूल या कोई ईंधन या कोई डीजल, कोई पेट्रोल इसमें नहीं होता था, हवा से चलते थे ये। और हवा टकराती थी इन सेल से आके, इन कपड़ों से आके। और फिर जिस तरह से पतंग पतंग आप कैसे उड़ाते हो, उसी कॉन्सेप्ट से जहाज चलते थे, शिप चलते थे। तो सेल का मतलब होता था ये कपड़ा। यहीं से सेल का मतलब हो गया, सेल वर्ब हो गई, वही नाउन हो गया। तो नाउन, सेल जब नाउन हो गया तो ये उसका मतलब हो गया ये कपड़ा, और सेल जब वर्ब हो गई तो उसका मतलब हो गया टू मूव ऑन द वाटर। शिप या बोट के कंटेक्स्ट में आप सेल वर्ड को वर्ब के फंक्शन में यूज कर सकते हैं। तो अगर आपने किसी के सेल से, किसी के शिप के कपड़े से विंड को, हवा को ही एक्सट्रैक्ट कर लिया, टेक आउट कर लिया, तो आपने इस शिप के पीछे जो फोर्स था, जो इसके मूव करने की वजह थी, कोर्स था, जो इसका मोमेंटम था, वही आपने टेक आउट कर लिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया। इसी प्रकार से मेटाफोरिकल सेंस में अगर आपने किसी पर्सन के पीछे से जिस फोर्स की वजह से, जिस कोज की, जिस रीजन की वजह से वो चल रहा है, किसी काम को कर रहा है, वो फोर्स, वो कोजिंग फैक्टर, वो मोमेंटम ही आपने हटा दिया, तो आपने क्या कर दिया, उसको डिस्करेज कर दिया, डिमोटिवेट कर दिया, आपने उसके कॉन्फिडेंस को कम कर दिया। तो यहां से टू टेक, क्या है आपका इडियम, टू टेक आउट, टू टेक द विंड आउट ऑफ माई सेल्स। यहां से टू टेक द विंड आउट ऑफ माई सेल्स का मतलब हो जाता है टू डिस्करेज और डिमोटिवेट समवन, टू डिस्करेज और डिमोटिवेट समवन, और टू रिड्यूस their confidence, enthusiasm or momentum by doing or saying something unexpected। कुछ भी अनएक्सपेक्टेड कह कर, या कुछ भी अनएक्सपेक्टेड करके आपने किसी पर्सन के कॉन्फिडेंस को गायब कर दिया, आपने उसको डिस्करेज कर दिया, आपने उसको डिमोटिवेट कर दिया, तो आपने क्या कर दिया, उसकी सेल से विंड को आउट कर दिया, इडियोमैटिक वे में। बाकी विंग्स का मतलब आपको पता है, विंग्स का मतलब क्या होता है, आपने बर्ड्स को फ्लाई करते हुए देखा होगा, इनको कहते हैं विंग्स। ये है विंग्स, ये बटरफ्लाई के विंग्स हो गए, ये इस कबूतर के विंग्स हो गए, इनको विंग्स कहते हैं। बोट का मतलब आपको पता है क्या होती है बोट, ये बोट है, आपने कभी ना कभी देखी होगी, आप में से कुछ लोग इसमें बैठे भी होंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर से सेंटेंसेस को अरेंज करना है, ABCD 4 स्टेटमेंट दिया है, पढ़ेंगे, समझेंगे और करेंगे। ए में लिखा हुआ है सिम्टम्स लाइक नर्वसनेस, इंक्रीज हार्ट रेट एंड फीलिंग वीक आर सम ऑफ द स्टार्टिंग साइंस ऑफ एंजाइटी। स्टेटमेंट बी को पढ़ेंगे। अगर आपको किसी भी स्टेटमेंट को, सेंटेंस को पढ़कर कोई इजीली नोटिसेबल क्लू नहीं मिलता है तो टाइम वेस्ट मत कीजिए, अगला पढ़िए। वेयर एज
एंजाइटी अटैक्स sweating, trembling and having a feeling of impending danger might suggest advanced anxiety levels. अब देखिए स्टेटमेंट ए में जो सिम्टम्स दिए गए हैं, नर्वसनेस, इंक्रीज हार्ट रेट और फीलिंग वीक, ये एंजाइटी के स्टार्टिंग साइन है, जो शुरुआती साइंस दिखाई देते हैं। स्टेटमेंट बी में स्वेटिंग, ट्रेम्बलिंग और हैविंग ए फीलिंग ऑफ इम्पेंडिंग डेंजर, ये एंजाइटी के एडवांस सिम्टम्स है। ये एडवांस एंजाइटी लेवल्स को सिम्टोमाइज करते हैं, रिफर करते हैं। तो पहले आप स्टार्टिंग साइंस के बारे में बताओगे, फिर एडवांस साइंस के बारे में बताओगे। इस हिसाब से ए के बाद बी आना चाहिए। अगर आप किसी भी डिजीज के सिम्टम्स बता रहे हैं कि ये एंजाइटी के ये सिम्टम्स होते हैं, तो आप एंजाइटी के पहले स्टार्टिंग सिम्टम्स बताओगे, फिर बताओगे कि ये स्टार्टिंग सिम्टम्स है, इसके बाद ये वाले एडवांस लेवल के सिम्टम्स हैं। तो इस हिसाब से ए के बाद बी आना चाहिए। अब देखिए ए के बाद बी, यहाँ तो बी ए लिखा है, इस हिसाब से ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। ए के बाद बी यहाँ पर है, ए के बाद बी यहाँ पर है, ए के बाद बी यहाँ भी है। हालांकि यहाँ बीच में सी आ रहा है, देख लेते हैं, पहले सी को चेक कर लेते हैं। सी में क्या लिखा है? Most people don't even realize they have anxiety or take corrective measures until it amplifies and gets out of control. देखिए, most people don't even realize they have anxiety. इस इंफॉर्मेशन को समझिए, don't even realize they have anxiety. एंजाइटी को रियलाइज करने की बात की जा रही है, एंजाइटी के रियलाइजेशन की बात की जा रही है। रियलाइजेशन का मतलब सिम्टम्स ही तो है। अगर आपको किसी डिजीज के सिम्टम्स पता है तो आप उसको डायग्नोज कर सकते हो। अगर मैं जानता हूं कि यार मुझे स्ट्रेस फील हो रहा है, मुझे बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, मेरे हाथ कांप रहे हैं, अगर मैं ये रियलाइज कर पा रहा हूं तो मैं सिम्टम्स को पहचान लूंगा और सिम्टम्स को पहचान के मैं रियलाइज कर लूंगा कि मुझे एंजाइटी है। तो सी में जो इंफॉर्मेशन है वो ऐसी इंफॉर्मेशन है, वो ए और बी के बीच में नहीं बल्कि इनसे पहले होनी चाहिए। सी में आप एंजाइटी को रियलाइज करने की बात कर रहे हो, करेक्टिव मेजर्स लेने की बात कर रहे हो, फिर आप बता रहे हो कि जब एंजाइटी को रियलाइज करने जाओगे तो ये सिम्टम्स आपको मिलेंगे। तो सी को ए और बी के बीच में तो नहीं आना चाहिए, बल्कि ए और बी से पहले आना चाहिए। ए और बी से पहले वो यहां भी है और बी से पहले वो यहां भी है। इस ऑप्शन को हटा दे, इस ऑप्शन की पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। डी में देख लेते हैं। डी में लिखा है एंजाइटी इज अ सैड रियलिटी ऑफ टुडेज टाइम दैट हैज प्लेग्ड अ नंबर ऑफ अस इन अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट वेज। ठीक है, डी स्टेटमेंट को पढ़ते ही सब कुछ क्लियर हो गया। डी स्टेटमेंट को पढ़ते ही ये बात समझ में आ रहा है कि डी स्टेटमेंट में एंजाइटी सब्जेक्ट को, एक डिजीज को इंट्रोड्यूस किया गया है, उसको डिफाइन किया गया है, उसको बताया गया है कि एंजाइटी ये है। तो पहले आप किसी डिजीज के बारे में बताते हो, किसी प्रॉब्लम के, सिचुएशन के, सब्जेक्ट के बारे में बताते हो कि ये सिचुएशन है, इस सिचुएशन को ये कहते हैं। उसके बाद आप उसके सिम्टम्स और बाकी चीजों के बारे में बात करते हो। तो कुल मिलाकर डी से इस स्टेटमेंट, इस पैराग्राफ को शुरू होना है। डी एक ओपनिंग स्टेटमेंट है, इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है। डी से स्टार्ट होगा और ए भी होगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, अंडरलाइन सेगमेंट को सब्स्टिट्यूट करना है। आइदर यू एंड ही विल हैव टू पे फॉर दिस डैमेज। देखिए, आइदर के साथ कॉम्बिनेशन में जो दूसरा कंजंक्शन आता है वो एंड नहीं आता, और आता है। नाइदर के साथ नोर आता है, आइदर के साथ और आता है। आइदर और या फिर नाइदर नोर कोरिलेटिव कंजंक्शन है। इन दोनों कोरिलेटिव कंजंक्शन में जो कंजंक्शन वाले फंक्शन है वो ये और या नोर के जिम्मे है। आइदर या नाइदर या तो डिटर्मिनर होंगे या फिर एडवर्ब होंगे। डिटर्मिनर तब होंगे जब किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले लगे होंगे। एडवर्ब तब होंगे जब किसी एडजेक्टिव से, वर्ब से, किसी एडवर्ब से पहले लगे होंगे। और या नोर कोऑर्डिनेट नेचर के कंजंक्शन होते हैं। कोऑर्डिनेट नेचर के कंजंक्शन सिमिलर रैंक के स्ट्रक्चर को जोड़ते हैं। सिमिलर रैंक से मतलब है कि नाउन को नाउन से, प्रोनाउन को प्रोनाउन से, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से, एडवर्ब को एडवर्ब से। तो चूंकि और एंड नोर दोनों ही कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, सिमिलर रैंक के स्ट्रक्चर को जोड़ते हैं। इस हिसाब से जब जोड़ने वाला काम और नोर का है और ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, सिमिलर रैंक के स्ट्रक्चर को जोड़ते हैं, तो इसी के आधार पर ये कहा जा सकता है कि ये जो
पूरा का पूरा कोरिलेटिव कॉम्बिनेशन है, पूरा का पूरा कोरिलेटिव कंजंक्शन है, कोरिलेटिव स्ट्रक्चर है, ये भी सिमिलर रैंक की स्ट्रक्चर को ही जोड़ेगा। अगर यहाँ पर प्रोनाउन है तो यहाँ पर भी प्रोनाउन है। तो एंड तो आना नहीं था, और आना था, बाकी मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। बट का कोई काम नहीं है यहाँ पर, विद प्रीपोजिशन को कोई काम नहीं है, नोर भी नहीं आएगा। नोर तब आ सकता है जब नाइदर होता है। एक्चुअली में ये कोरिलेटिव कंजंक्शन दोनों के दोनों ही ऑल्टरनेट ऑप्शंस को जोड़ते हैं कि या तो यू को कंसीडर कर लो या ही को कंसीडर कर लो एक बार में। ऑल्टरनेट ऑप्शंस को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है, एक दूसरे से रिलेट करते हुए, इसलिए कोरिलेटिव कंजंक्शन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना। गवर्नमेंट गवर्न्ड बाय वेल्थ, ऑटोक्रेसी, डेमोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी, थियोक्रेसी। देखिए चारों ही शब्दों में ये जो क्रेसी वर्ड दिया है, क्रेसी, क्रेसी बना है क्रेटोस से। क्रेटोस ग्रीक भाषा का शब्द है, इसका मतलब होता है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट या रूल या अथॉरिटी या पावर, इस तरह की शब्दों को रिफर करता है क्रेटोस। अब मैं इमेज के द्वारा आपको समझा देता हूं बाकी चीजें। क्रेसी का मतलब आपको मैंने बता ही दिया, गवर्नमेंट या रूल को रिफर करेगा। ऑटो का मतलब है सेल्फ, तो ऑटोक्रेसी का मतलब हो गया एक तरह से सेल्फ रूल। सेल्फ रूल यहां पर रिफर कर रहा है किसी एक पर्सन के रूल को। इस इमेज को ध्यान में देखिए, एक बहुत पावरफुल रूलर को मैंने यहाँ पे दिखाया है। ये बहुत ही पावरफुल रूलर है जिसके पास एब्सोल्यूट पावर है, कोई भी डिसीजन ले सकता है, कोई भी डिसीजन लेगा, कोई इसको रोकने वाला नहीं है। और बाकी के बाकी सारे लोग जो भी हैं इसके नेशन के, कंट्री के रेजिडेंट्स, वो इसके सामने एकदम झुके हुए हैं। उनके पास ज्यादा कोई पावर नहीं है, जैसे वो बोलेगा वैसा वो करेंगे। ऐसे गवर्नमेंट को, ऐसे पॉलिटिकल सिस्टम को कहा जाता है ऑटोक्रेसी। तो ऑटोक्रेसी का मतलब हो गया गवर्नमेंट रूल्ड और गवर्न बाय अ सिंगल पर्सन with absolute power, absolute power। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में जो वर्ड है ना डेमोस, DEMO, ये बना है डेमोस से। और डेमोस का मतलब है, डेमोस का मतलब है प्यूपिल। और भी कई वर्ड बनते हैं डेमोस से। डेमोस से बनता है डेमोग्राफी, एक वर्ड आपसे एसएससी बार बार पूछती है, डेमोग्राफी। एक वर्ड आपसे बार बार पूछा जाता है डेमागोग। ये सारे वर्ड डेमोस से बनते हैं, जिसमें पब्लिक, डेमागोगी में पब्लिक को, पब्लिक के इंटरेस्ट को, पब्लिक के इमोशंस को इवोक करके, प्रोवोक करके पॉलिटिकल सिस्टम को अपने फेवर में करने की प्रोसेस को डेमागोग या डेमागोगरी कहते हैं। डेमागोग वो पर्सन हो गया जो डेमागोगरी करता है। डेमोग्राफी का मतलब है पब्लिक के बारे में इंफॉर्मेशन लेना। और भी बहुत सारी चीजें हैं, फिलहाल हम डेमोक्रेसी बात है। डेमोक्रेसी का मतलब एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम, एक ऐसा गवर्नमेंट सिस्टम जो लोगों के द्वारा हो, लोगों के लिए हो। डेमोक्रेसी मतलब अ गवर्नमेंट by the people, for the people, of the people, etc। फिर आगे एक वर्ड आया है प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी में जो प्लूटोज है, PLUTO, ये बना है प्लूटोज से। और प्लूटोज का मतलब होता है वेल्थ, WEALTH, वेल्थ। तो प्लूटोक्रेसी में जैसे इमेज में आपको दिखाया गया है, 3-4 बढ़िया वेल्थी रिच लोग, अमीर लोग, पैसे की गड्डियों पर, नोटों की गड्डियों पर, ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके मैंने बनवाया है। 3-4 देश के जो रिच महान लोग हैं, जिनके पास सबसे ज्यादा पैसा है, वो रूल कर रहे हैं। गवर्नमेंट का कंट्रोल सारा का सारा उनके हाथ में है। ऐसे पॉलिटिकल सिस्टम को या ऐसी गवर्नमेंट को जहां पर गवर्नमेंट का सारा कंट्रोल, जो गवर्नेंस है, वो अमीर लोगों के हाथ में हो, उस गवर्नमेंट को कहा जाएगा प्लूटोक्रेसी। और यही मेरे ख्याल से आपसे पूछा है।
A government governed by the wealthy. Government governed by the wealth. प्लूटोक्रेसी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। फोर्थ में क्या लिखा है? फोर्थ में लिखा है थियोक्रेसी। देखिए थियो रिफर करता है गॉड को, थियो थियो रिफर करता है गॉड। तो थियोक्रेसी का मतलब हो जाएगा एक ऐसी गवर्नमेंट जिसमें गॉड के नाम पर कोई रिलीजियस लीडर या कोई रिलीजियस अथॉरिटी या अ ग्रुप ऑफ रिलीजियस लीडर और अथॉरिटीज रूल करे, गवर्न करे। कोई ऐसी गवर्नमेंट जिसमें धार्मिक लोग, यहाँ पर मैंने इमेज में क्या दिखाया हुआ है, पीछे एक चर्च है और आगे एक रिलीजियस लीडर है जो कि इनका पॉलिटिकल लीडर भी है। तो ऐसे सिस्टम को जिसमें रिलीजियस लीडर ही आपका पॉलिटिकल लीडर भी हो, उस गवर्नमेंट को, उस पॉलिटिकल सिस्टम को कह देंगे थियोक्रेसी। लिखवाने की जरूरत है क्या? इमेज देख के समझ ही जाओगे। गवर्नमेंट govern by religious leader authority in the name of God। भगवान के नाम पर अपनी सत्ता जमाई हुई हो किसी रिलीजियस लीडर ने, उसको कह देंगे थियोक्रेसी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में एंटोनियम पूछा गया है रैंडमली का। रैंडमली बना है रैंडम से, RANDOM, RANDOM। रैंडम जो एडजेक्टिव है इसका मतलब है चूजन, हैपन और डन बाय चांस। किसी भी काम को आपने किया तो आपने उसको बाय चांस कर दिया, कोई आपका मतलब फिक्स्ड प्लान नहीं था। एक तो होता है प्लानिंग करके किसी काम को करना कि पहले मैं ये करूंगा, पहले मैं वो करूंगा, पहले मैं मार्केट जाऊंगा, फिर मैं जूते खरीदूंगा, फिर मैं वही जूते पहन के पार्क में घूमने जाऊंगा, पार्क में घूमकर जब मैं वापस आऊंगा तो मैं ये खरीदूंगा और घर लेके आ जाऊंगा। ये मैंने एक फिक्स्ड प्लान, एक अरेंजमेंट बनाया कि मैं ये चीजें करूंगा और मैंने फिर उसी हिसाब से किया। तो ये मैंने एक ऑर्गेनाइज्ड वे में किया, एक ऑर्डर में किया, एक अरेंजमेंट के साथ किया, एक फिक्स्ड प्लान के साथ किया। लेकिन अगर मैं इन्हीं सारी एक्टिविटीज को उल्टा सीधा कर दूं, बाय चांस कर दूं, पार्क के सामने से निकला हुआ जा रहा था, चलो यार घूम ही लेते हैं, मार्केट में जा रहा था, अरे यार जूते दिख गए, जूते खरीद लिए, घर को वापस आ रहा था, सब्जी दिख गई, सब्जी खरीद के घर ले आया। तो ये मैंने रैंडमली किया, सिलेक्टिवली नहीं किया, रैंडमली किया। यानी कि रैंडम का मतलब होता है कोई भी ऐसी एक्टिविटी, आपका ऐसा बिहेवियर जिसमें आपने कुछ किया हो बाय चांस, ना कि एक फिक्स्ड अरेंजमेंट के हिसाब से। तो रैंडम का मीनिंग में लिखा देता हूं हैपन, डन और चूजन बाय चांस rather than in a fixed, rather than according to a fixed plan। कोई फिक्स प्लान के हिसाब से नहीं, चांस के हिसाब से, मौका पड़ गया, जैसा जो चाहे वैसा कर दिया। तो रैंडमली वर्ड को यहाँ पर यूज किया गया है सेंटेंस में। रैंडमली का आपने एंटोनियम बताया, अनविलिंगली, इंसिडेंटली, कैजुअली, सिस्टमैटिकली। मीनिंग से समझ में आ रहा होगा कि इसका सही ऑप्शन क्या होना है, सिस्टमैटिकली होना है। यहाँ पर आपने जो भी किया फिक्स प्लान के हिसाब से थोड़ी ना किया, यहाँ आप जो भी कर रहे हैं वो सिस्टमैटिकली कर रहे हैं। एक सिस्टम है, सिस्टम का मतलब क्या है? अ स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ डूइंग समथिंग। किसी भी काम को करने का एक स्ट्रक्चर्ड तरीका कि पहले ये किया जाना चाहिए, फिर ये किया जाना चाहिए, फिर ये किया जाना चाहिए, उसी को तो सिस्टम कहते हैं। तो सिस्टमैटिकली आपने अगर कुछ किया तो आपने फिक्स प्लान, अरेंजमेंट के हिसाब से किया, तो सही एंटोनियम हो जाएगा सिस्टमैटिकली। फिर भी एक बार इनके सबके मीनिंग जो है समझ लेते हैं। अनविलिंगली का क्या मीनिंग है? देखिए, अनविलिंगली बना है विलिंगली से, विलिंगली बना है विलिंग से, और विलिंग बना है विल से, WILL। इस वर्ड को आपने कई बार देखा होगा, पढ़ा होगा, बोला होगा, सुना होगा, समझा होगा। WILL। अब कुछ लोग बोलेंगे
कि सर ये तो हेल्पिंग वर्ब होती है फ्यूचर टेंस में, बिल्कुल सही। वर्ब हो गई सर, ये मोडाल भी होता है, मोडाल भी हो जाएगा। मोडाल भी एक तरह के हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं, बस ये टेंस को रिफर न करके स्पीकर की एबिलिटी, इंटेंशन या एटीट्यूड को रिफर करते हैं, लेकिन यहाँ पर भी ये वर्ब भी है, हेल्पिंग वर्ब भी है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो विल है ये मेन वर्ब के फंक्शन में भी काम कर सकता है। विल जब मेन वर्ब होता है, हालांकि बहुत रेयर यूज है, मैं लिखवा देता हूं रेयर यूज, रेयर यूज है, बहुत कम जगह आपको देखने को मिलेगा। और अब तो इसको यूज, विल को मेन वर्ब के फंक्शन में यूज करना बिल्कुल लगभग खत्म ही हो गया है, आर्केक हो गया है। विल को मेन वर्ब के फंक्शन में यूज किया सकता है टू वांट समथिंग, टू वांट समथिंग के मीनिंग में, या टू हैव डिजायर, विश, इंटेंशन, ये हो गए विल के मीनिंग जब वो वर्ब के फंक्शन में है। विल को नाउन के फंक्शन में भी यूज किया जा सकता है। पहला मीनिंग, विल को जब नाउन के फंक्शन में यूज करेंगे तो पहला मीनिंग क्या होगा? विल का मतलब होगा डिजायर, विश और इंटेंशन, टू डू समथिंग, कुछ करने की डिजायर, विश या इंटेंशन को विल कह देते हैं। या फिर मेंटल स्ट्रेंथ, कई बार हम कहते हुए पाए जाते हैं कि यार उसकी विल पावर बहुत स्ट्रोंग है, उसने बोला सिगरेट नहीं पीऊंगा और उस दिन के बाद सिगरेट नहीं पी। विल पावर का मतलब है यहाँ पर मेंटल स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ या डिटर्मिनेशन, कि आपने निर्णय ले लिया और निर्णय लेने के बाद आप कितना उस पर पक्का रहे, डिटर्मिनेशन। तीसरा इसका मीनिंग है नाउन के फंक्शन में एक लीगल डॉक्यूमेंट, एक लीगल डॉक्यूमेंट को रिफर करता है विल, जिसमें आप लिख देते हैं कि मेरी 50 बीघे जमीन है, मेरे पोते के और मेरी पोती के नाम पर ये जानी चाहिए मेरी मौत के बाद। तो क्या है? एक लीगल डॉक्यूमेंट ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी, उसको भी हम विल कह देते हैं। तो इन मीनिंग में विल को हम इंग्लिश में यूज करते हैं। विलिंग, विल में आईएनजी लगाकर एक वर्ड बना विलिंग। अब देखो आईएनजी लगा है तो इसका मतलब इस वाले फंक्शन में विल में वर्ब भी रहा होगा, यानी कि हम विल के इस वाले मीनिंग को यूज करते हुए इसको विलिंग कर दे रहे हैं, और विलिंग वर्ड का विलिंग हो जा रहा है एडजेक्टिव, और विलिंग का मतलब हो जा रहा है हैविंग अ विल, और विल का मतलब क्या था? डिजायर, इंटेंशन और विश टू डू समथिंग। तो कोई भी ऐसा पर्सन जिसमें कुछ करने की डिजायर हो, इंटेंशन हो, विश हो, उस पर्सन को कह देंगे विलिंग, कि यार वो पर्सन विलिंग है, वो ये करना चाहता है। यहीं से विलिंग का एक और करीब करीब मीनिंग निकल के आता है। विलिंग का मतलब हो जाएगा ईगर, रेडी और प्रीपेयर्ड टू डू समथिंग। मतलब उसी मीनिंग को दूसरे शब्दों में लिखवा देना हो, ताकि आप कहीं किसी भी सिचुएशन में कंफ्यूज ना हो जाए, इस तरह से पढ़ने की आपको आदत डले। विलिंग एडजेक्टिव है, इसी में एलवाई लगाकर बना दो विलिंगली, ये हो गया एडवर्ब। अब विलिंगली का मतलब हो गया इन ए विलिंग मैनर, आपने कोई काम किया, आपने विलिंगली उसको किया। विलिंगली उसको करने का मतलब है कि आप वो करना चाहते थे, आपके अंदर उस काम को करने की डिजायर थी, विश थी, इंटेंशन थी, आप चाहते थे कि आप वो करें और आपने वो किया, तो आपने उस काम को विलिंगली किया। लेकिन एक काम आपने अनविलिंगली किया, आप चाहते नहीं थे ऐसा करना, लेकिन मजबूरी आ गई, सिचुएशन ऐसी हो गई, या आपको किसी ने फोर्स कर दिया कि आपको ऐसा करना पड़ा। इस मीनिंग को कन्वे करता है अनविलिंगली, ना चाहते हुए किसी को करना, किसी भी काम को करना। विलिंग से बन जाएगा अनविलिंग, अनविलिंग भी एडजेक्टिव है। अनविलिंग का मतलब हो जाएगा नॉट विलिंग, या नॉट हैविंग डिजायर, विश और इंटेंशन टू डू समथिंग। अरे वही सेम मीनिंग नॉट लगाकर लिखवाने वाला हूं मैं आपको। नॉट रेडी और प्रीपेयर्ड फॉर डूइंग समथिंग, अनविलिंग से बन जाएगा अनविलिंगली। बस और कितना लिखवाऊं मैं?
छोटे छोटे बच्चों की तरह लिखवाता ही रहूं क्या मैं? समझ जाओ बात को। ये हो गया अनविलिंगली का मतलब। फिर एक वर्ड आपके सामने आया कैजुअली। कैजुअली बना है कैजुअल से, CASUAL। कैजुअल का मतलब, कैजुअल एक एडजेक्टिव और कैजुअल का मतलब है नॉट फॉर्मल, जो एक फॉर्म के अकॉर्डिंग ना हो, या नॉट ऑफिशियल, नॉट रेगुलर, या नॉट रेगुलर को इररेगुलर भी लिखा जाता है। कैजुअल एडजेक्टिव है, इसी में LY लगाकर कैजुअली बन गया, जो कि एडवर्ब मैनर हो गया। सेम मीनिंग हम एडवर्ब मैनर के फंक्शन में कन्वे करेंगे, कैजुअली को यूज करते हैं। फिर एक वर्ड बना है सिस्टमैटिकली। सिस्टमैटिकली बना है सिस्टमैटिक से, सिस्टमैटिक बना है सिस्टम से। जो आपका सही ऑप्शन है सिस्टमैटिकली, उसको भी समझ लेते हैं। सिस्टम एक नाउन है। सिस्टम का मतलब है सेट ऑफ थिंग्स, a set of connected things या connected parts working together as a whole to perform a function। किसी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए कुछ चीजें एक दूसरे से जुड़कर एक कनेक्शन में, सेट में काम करने लगती है एक साथ, उसी को तो कहते हैं सिस्टम। मैंने 50 लोगों को अलग अलग जगह से उठाया, उन सबको मैंने एक तरह से ऑर्गेनाइज कर दिया, एक तरह से जोड़ दिया, कनेक्ट कर दिया एक दूसरे से, और मैं उनसे कोई एक काम करवा रहा हूं कि आपको ये करना है। तो मैंने उन 50 लोगों का एक सिस्टम ही तो क्रिएट किया। तो सिस्टम का मतलब है अ सेट ऑफ कनेक्टेड थिंग्स और पार्ट्स वर्किंग टुगेदर एज ए होल to perform a function। ये हो गया इसका पहला मीनिंग। दूसरा मीनिंग, सिस्टम का मतलब है a structured way of doing something। किसी काम को करने का एक स्ट्रक्चर्ड तरीका, कि पहले ये किया जाना चाहिए, फिर उसके बाद ये होगा, फिर उसके बाद ये होगा, फिर उसके बाद ये होगा। एक जो मेथड है, एक जो प्रॉपर मेथड है, स्ट्रक्चर्ड कर दिया गया है, जिसकी स्ट्रक्चर यानी कि ढांचा तैयार कर दिया गया है। स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ डूइंग समथिंग, कुछ भी करने का एक तैयार किया हुआ मेथड, तरीका। सिस्टम से बनेगा सिस्टमैटिक। इसी तरह से आपको पढ़ना है, इसी तरीके से आपको समझना है वोकैबुलरी को। वोकैबुलरी में भी जो बहुत सारी चीजें हैं समझने की होती है, अगर आप समझ जाते हैं तो आपके दिमाग से शब्द निकलते नहीं है कभी भी लाइफ में। सिस्टमैटिक एडजेक्टिव हो गया। सिस्टमैटिक का मतलब हो गया अकॉर्डिंग टू ए सिस्टम। कोई भी ऐसा काम जो आपने एक सिस्टम के हिसाब से किया हो, उसको कह देंगे सिस्टमैटिक। सिस्टम का मतलब आपको मैंने बता ही दिया, अ स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ डूइंग थिंग्स। या फिर इसको ऐसे लिखवा दूं मैं, अकॉर्डिंग टू अ फिक्स्ड प्लान, पैटर्न, मेथड और सिस्टम। या फिर मैं इसको ऐसे लिखवा दूं, ऑर्डरली। सिस्टमैटिक का मतलब हो गया ऑर्डरली। या फिर मैं इसको ऐसे लिखवा दूं, ऑर्गेनाइज्ड। ये भी इसके सिमिलर मीनिंग में हो गए। अब सिस्टमैटिक से बन गया सिस्टमैटिकली। एडवर्ब हो गया। अरे जिस मीनिंग को सिस्टमैटिक वर्ड कन्वे कर रहा था, उसी मीनिंग को कन्वे करेगा सिस्टमैटिकली, लेकिन एडवर्ब के फंक्शन में। सिस्टमैटिकली का मतलब है सिस्टमैटिक मैनर। कोई भी आपने काम किया सिस्टमैटिक तरीके से किया, तो आपने उसको सिस्टमैटिकली किया। अच्छा, एक वर्ड और बन जाता है सिस्टम से, जो कि एसएससी कई बार पूछ चुकी है, और मुझे लग रहा है यहाँ पर इंपॉर्टेंट, उसके बारे में बता देता हूँ। ये तो आप समझ ही गए कि जो आपका एंटोनियम होना है रैंडमली का, वो सिस्टमैटिकली होना है, चारों शब्दों की मीनिंग। अच्छा, इंसिडेंटली का मीनिंग अभी रह गया, वो भी मैं समझा दूंगा, हालांकि वो भी इसका एंटोनियम होना नहीं है, एंटोनियम सिस्टमैटिकली होना है। एक वर्ड और समझ में आ रहा है जो सिस्टम से बना है, उसको समझ लेते हैं।
सिस्टमिक, एक वर्ड होता है सिस्टमिक। सिस्टमिक होता है एडजेक्टिव। सिस्टमिक का मतलब है कुछ भी ऐसा जो कि पूरे के पूरे सिस्टम से ही रिलेट कर रहा हो, ना कि उस सिस्टम के किसी एक पार्ट से। मतलब कोई लॉ है, कोई पॉलिसी है, या मैं कोई चेंज लेके आया हूं काम करने के तरीके में, उसका जो इफेक्ट है वो पूरे के पूरे सिस्टम पे पड़ रहा है, ना कि उस सिस्टम के किसी एक हिस्से पे। तो मैं इसको कहूंगा सिस्टमिक लॉ या सिस्टमिक चेंज या सिस्टमिक इफेक्ट। सिस्टमिक का मतलब हो गया रिलेटिंग टू या इंक्लूडिंग या अफेक्टिंग, relating to, including or affecting the whole system rather than a part of it। कुछ भी ऐसा जो पूरे के पूरे सिस्टम को ही प्रभावित करे, अफेक्ट करे, ना कि उसके किसी एक छोटे से हिस्से को, उसको कहेंगे सिस्टमिक। इसी सिस्टमिक से बन जाता है सिस्टमिकली। इसी सेम मीनिंग में एडवर्ब मैनर के फंक्शन में यूज किया जा सकता है। ये हो गया क्या? एडवर्ब मैनर। मीनिंग यही होगा, इन ए सिस्टमिक मैनर। फिर एक वर्ड आया था इंसिडेंटली। इंसिडेंटली बना है इंसिडेंटल से, इंसिडेंटल बना है इंसिडेंट से। इंसिडेंट का मतलब क्या होता है? इंसिडेंट का मतलब होता है एक ऐसा इवेंट जो कि अनएक्सपेक्टेडली हो गया, उम्मीद नहीं थी ऐसा होगा लेकिन हो गया। घटना कोई घटित होगी, उस घटना को कह देते हैं इंसिडेंट। इंसिडेंट का मतलब हो गया अ इवेंट और अकरेंस दैट एन इवेंट और ओकेजन लिख देता हूं, दैट अकर्स अनएक्सपेक्टेडली। ये हो गया इंसिडेंट का मतलब। और ये कुछ ऐसा होता है, यूजुअली ये नेगेटिव या अनप्लीजेंट ही होता है, यूजुअली अनप्लीजेंट। अनप्लीजेंट इवेंट के कंटेक्स्ट में इंसिडेंट को यूज किया जाता है। इंसिडेंट से बन जाता है इंसिडेंटल। इंसिडेंटल हो गया एडजेक्टिव। इंसिडेंटल का मतलब हो गया कुछ भी ऐसा जो अनएक्सपेक्टेड हो, अनएक्सपेक्टेड। इवेंचुअल हो, यहां से बन जाएगा इंसिडेंटली। इंसिडेंटली हो गया एडवर्ब। इंसिडेंटली को एक तो अनएक्सपेक्टेडली के मीनिंग में यूज किया जा सकता है, इसी मीनिंग में एडवर्ब के फंक्शन में यूज कर लोगे। इसके अलावा इंसिडेंटली को किसी सेंटेंस से पहले यूज कर लिया जाता है, ये रिफर करने के लिए कि ये स्टेटमेंट, ये सेंटेंस वाली इंफॉर्मेशन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी कि मेन इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, बट मेन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन से रिलेट करती है। कहने का मतलब है कि आपने किसी स्टेटमेंट से पहले इंसिडेंटली लगाया है, इंसिडेंटली। मैं इतनी देर से गलत स्पेलिंग लिखवा रहा हूं क्या? और बोल भी नहीं रहे हो, यहां गलत हो गई। मैंने किसी स्टेटमेंट से पहले इंसिडेंटली लिखा, इसका मतलब मैं ये रिफर करना चाह रहा हूं कि यहाँ पर ये जो इंफॉर्मेशन है ये बाय द वे है, यानी कि ये वो इंफॉर्मेशन है जो कि मेन इंफॉर्मेशन कहीं पर भी दी होगी, हो सकता है इससे पहले दी हो या इसके बाद में दी हो। मैं ये रिफर करना चाह रहा हूँ इंसिडेंटली लगाकर, ये वाली जो इंफॉर्मेशन है ये उस मेन इंफॉर्मेशन जितनी इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन उस मेन इंफॉर्मेशन से ही रिलेट करती है, उसी के बारे में कुछ है। तो इंसिडेंटली का ये मतलब हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में भी ब्लैंक को फिल करना। द परफ्यूम शी यूजेस हैज ए स्ट्रॉन्ग सेंट। होमोनियम टाइप के वर्ड दे रखे हैं, ये तो आपको पता ही है। सैंड होती है मेन वर्ब,
सेंट हो गई सेकंड फॉर्म, सेंट हो गई थर्ड फॉर्म। यहां पर आना क्या है, यहां पर तो नाउन आना है, और ये तो आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है, या सेकंड फॉर्म कंसीडर करोगे तो ये तो वर्ब के फंक्शन में है वर्ड, ये तो आ ही नहीं सकता। सेंड भी वर्ब ही होती है, इसका मतलब होता है टू मूव अपवर्ड, टू मूव अपवर्ड इन अ राइजिंग मैनर। आपने पानी पर तेज चलने वाली नाव वगैरह को देखा होगा, जो कि यॉट वगैरह या मोटर वोट आती हैं, वो जब वाटर पे मूव करती हैं तो ऊपर को अपवर्ड, ऊपर की तरफ को उछाल मारती हैं पानी के साथ साथ। उनकी इस मूवमेंट को, मोटर बोट की या यॉट की या शिप की इस तरह की मूवमेंट को जिसमें वो पानी के साथ साथ ऊपर को उछाल मारती हैं, इस मूवमेंट को रिफर करने वाली वर्ब है सेंट। सेंट का मतलब है टू मूव अपवर्ड इन अ राइजिंग मैनर। SCENT, सेंट का मतलब है नेचुरल स्मेल, प्लीजेंट नेचुरल स्मेल। और आपका जो परफ्यूम है उसमें क्या होती है, सेंट होती है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन में जो सेंट दिया है वो तो कॉइन है, वो तो करेंसी, यूनिट ऑफ करेंसी है। किसकी, अमेरिका की। डॉलर के 100वें भाग को, 100 पार्ट को कहते हैं सेंट। ये $1 है, $1 को 100 से डिवाइड करोगे तो आएगा $0.01, और इसी का मतलब है 1 सेंट। तो यहां पर दिया है 1 सेंट का कॉइन, ये हेड है, ये टेल है, इस तरह का होता है 1 सेंट का कॉइन। जैसे रुपया होता है, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, हालांकि अब पैसे का कोई काम नहीं रह गया है, लेकिन फिर भी 1 रुपया होता है, 1 रुपए को 100 से डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा, 1 पैसा। उसी हिसाब से $1 का 100वां भाग होता है सेंट। ये भी नहीं आना था। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा 8वें का। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पैसिव पूछा गया है, द मेसोपोटामियंस इन्वेंटेड द डेसिमल सिस्टम। इन्वेंटेड मतलब पास्ट इंडेफिनिट। मैंने क्या बताया आपको, टेंस चेंज नहीं होनी चाहिए, स्टेट चेंज नहीं होनी चाहिए, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। यहाँ पर तो आपने टेंस चेंज कर दिया, यहाँ भी आपने टेंस चेंज कर दिया, यहाँ भी आपने टेंस चेंज कर दिया। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। और कुछ नहीं देखूंगा बस मैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 10 फिर से आपको एक्टिव में कन्वर्ट करना है। मोस्ट ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। फिर से सबसे पहले तो मैं वही देखूंगा, टेंस, स्टेट और मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पर भी टेंस चेंज कर दिया, टेंस तो सेम है, प्रेजेंट है, लेकिन कंटिन्यूटी में ले गया बात को। यहाँ तो कंटिन्यूटी थी नहीं, यहाँ कोई लग रही है कि वर्ब के आईएनजी फॉर्म, तो यहाँ क्यों ले आए, इसको हटा दो। यहाँ पर भी देखिए कंटिन्यूटी में ले गया और परफेक्शन को भी ले आया, टेंस चेंज कर दिया, यहाँ भी टेंस चेंज कर दिया। यहाँ पर टेंस सेम है, यहाँ भी प्रेजेंट इंडेफिनिट था, यहाँ भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड को बताना है। ट्रेजरी की स्पेलिंग गलत लिखी है। पहले ही ऑप्शन में मुझे देखने को मिला कि स्पेलिंग गलत लिखी है। सही वर्ड होता है ट्रेजर, और ट्रेजर से बना है ट्रेजरी, और ट्रेजर से बना है ट्रेजरी, TREASURY। मैं मीनिंग समझा देता हूं। देखिए ट्रेजर का मतलब होता है खजाना, ये ट्रेजर है, किसी को मिल जाए तो मजा आ जाए। गोल्ड कॉइन्स, बहुत सारा पैसा, ये सोने के आभूषण, इन्हीं को बोलते हैं खजाना। ये तो लिटरल सेंस में हो गया। मेटाफोरिकल सेंस में आपका खजाना, आपकी नॉलेज, आपकी किताबें, कुछ भी हो सकता है। ट्रेजर का मतलब है वो वैल्यूएबल थिंग्स जो आपके लिए बहुत ज्यादा वर्थी है, जिनको आप बहुत ज्यादा वैल्यू करते हैं। मैं तो इसको वैल्यू करता हूं, तो मेरे लिए ये ट्रेजर हो गया। आप नॉलेज को, आप किसी और चीज को वैल्यू करते हो, तो आपके लिए वो ट्रेजर हो गया। ट्रेजर से बना है ट्रेजरी, ट्रेजर से बना है ट्रेजरी। ट्रेजरी होता है गवर्नमेंट का या किसी ऑर्गेनाइजेशन का वो डिपार्टमेंट जो उनके फाइनेंसेस को संभालता है, जो उनके पैसे के लेन देन को संभालता है। और वो पर्सन जो उस डिपार्टमेंट को की अथॉरिटी होती है, उस डिपार्टमेंट की अथॉरिटी या कंट्रोल जिस पर्सन के हाथ में होता है, या वो पर्सन जो
किसी ऑर्गेनाइजेशन के, गवर्नमेंट के ट्रेजर को, उनके फाइनेंसेस को संभालता है, उसको कहते हैं ट्रेजरर। TREASURER, सब एक ही वर्ड से बने हैं, ट्रेजर से। बाकी सब तो सही लिखा है। अचीव की स्पेलिंग सही लिखी है। स्प्राउट का मतलब मैं आपको बताता हूँ, लॉयल्टी की स्पेलिंग सही लिखी है। स्प्राउट वर्ब भी होती है, नाउन भी होता है। स्प्राउट का मतलब होता है टू बिगिन टू ग्रो, टू बिगिन टू ग्रो। जब कोई प्लांट ग्रो करना स्टार्ट करता है तो हम कहते हैं प्लांट ने स्प्राउट करना स्टार्ट कर दिया, प्लांट ने स्प्राउट कर दिया, वर्ब के फंक्शन में। स्प्राउट्स को नाउन के फंक्शन में भी यूज किया जाता है, एस लगा देते हैं हम इसमें। आपने खाए होंगे मम्मी वगैरह, और जो हेल्थ स्पेशलिस्ट है वो कहते हैं कि दाल के, चने के स्प्राउट्स को खाया कीजिए, बहुत हेल्दी होते हैं। हम क्या करते हैं, उनको भिगो के रख देते हैं और 1-2 दिन में जब वो स्प्राउट करने लगते हैं, ग्रो करने लगते हैं, तो हम उनको फिर कंज्यूम करते हैं ऐसे कच्चा ही, नमक, मिर्च, मसाला, नींबू वगैरह डालकर। ये होता है स्प्राउट का मतलब। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में ऑथेंटिक का सिनोनिम बताना है। देखिए, ऑथेंटिक एक एडजेक्टिव है और ऑथेंटिक का मतलब है, ऑथेंटिक का मतलब है रियल, रियल, नॉट फेक, ओरिजिनल, जेन्युइन। ऑथेंटिक, जेन्युइन, ओरिजिनल, नॉट फेक, रियल, सब एक ही बात है। तो ऑथेंटिक का सही सिनोनिम हो जाएगा जेन्युइन। बाकी सब तो अलग है। फाल्स तो उसका अपोजिट हो गया। करप्ट का मतलब है कोई ऐसा पर्सन जो डिसऑनेस्ट हो, जो अपनी पावर का, अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करके पर्सनल एडवांटेज को गेन करना चाहता हो या करता हो, उस पर्सन को करप्ट कह देते हैं। डाउटफुल का मतलब है कोई भी ऐसा पर्सन जिसके मन में कोई डाउट हो, हैविंग डाउट, या कोई भी ऐसी सिचुएशन जो डाउट को क्रिएट कर रही हो, डाउट को कोज कर रही हो, उस सिचुएशन को कह देंगे डाउटफुल। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। कॉमन एरर का सेंटेंस है, बतानी है कहां पर एरर है। सी रेयरली अप्रोच नोबडी टू टॉक अबाउट द प्रॉब्लम्स दैट सी वाज फेसिंग। देखिए, इस वाली स्ट्रक्चर पे जरा ध्यान दीजिए। सी रेयरली अप्रोच नोबडी। आपको रेयरली वर्ड का मतलब पता है क्या? रेयरली वर्ड रेयर से बना है, RARE। रेयर होता है एक एडजेक्टिव। रेयर का मतलब होता है नॉट कॉमन। कोई भी ऐसी सिचुएशन, कोई भी ऐसा इवेंट जो बहुत ज्यादा कॉमन ना हो, बहुत कम देखने को मिलता है, उसको हम कह देते हैं रेयर या नॉट फ्रीक्वेंट। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो बार बार नहीं होती, कभी कभार हो गई, साल 2 साल 4 साल में एक बार, हम उसको कहते हैं यार ये तो बहुत रेयर देखा है हमने, ऐसा तो बहुत रेयर होता है। तो रेयर का मतलब है नॉट कॉमन या नॉट फ्रीक्वेंट। इसी से बना है रेयरली, RARELY। तो रेयरली हो गया एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। भाई जब इसके मीनिंग में फ्रीक्वेंट है तो रेयरली क्या बनेगा? एडवर्ब फ्रीक्वेंसी बनेगा। एडवर्ब फ्रीक्वेंसी क्या कहते हैं? एडवर्ब फ्रीक्वेंसी बताते हैं वर्ब के फ्रीक्वेंट नेचर को, एक्शन के फ्रीक्वेंट नेचर को। रेयरली का मतलब हो जाएगा नॉट फ्रीक्वेंटली, यानी कि कोई एक्शन जो फ्रीक्वेंटली नहीं होता है तो हम उसको कह देते हैं तो रेयरली होता है, नॉट फ्रीक्वेंटली। या फिर नॉट ऑफन, डिक्शनरी में इस तरह से भी लिखा हुआ मिल जाएगा। या फिर ऑलमोस्ट नेवर, ऑलमोस्ट नेवर, ETC। देखिए, बहुत सारे एडवर्ब फ्रीक्वेंसी होता है, मैंने आगे इसके बाद टेबल भी लगाई हुई है एडवर्ब फ्रीक्वेंसी के बारे में आपको समझाने के लिए। लेकिन फिलहाल आप इतना समझिए कि रेयर एक ऐसा एडवर्ब, रेयर एक ऐसा एडजेक्टिव है और रेयरली एक ऐसा एडवर्ब फ्रीक्वेंसी है जिसके मीनिंग में ही नेगेटिव वर्ड है। अगर हमने रेयरली वर्ड के द्वारा ही नेगेटिव मीनिंग को कन्वे कर दिया तो अब दूसरा नेगेटिव वर्ड लगाने की कोई जरूरत नहीं थी। यहां पर हमें पॉजिटिव वर्ड लगाना था, नोबडी की जगह लगाना था हमें एनीबडी। और इसी पार्ट में जो है गलती है, पहला ऑप्शन। भाई 2 नेगेटिव अगर मैंने यहां पर भी नोट लगा दिया और नोबडी का नोट भी है तो 2 नेगेटिव मिलकर तो पॉजिटिव हो गए। समझिए ना बात को। तो रेयरली में अगर मैंने नेगेटिव मीनिंग को इंक्लूड कर दिया तो यहां लगाऊंगा मैं पॉजिटिव मीनिंग।
ये तो हो गया है सेंटेंस के बारे में। फिर आपको मैंने एडवर्ब फ्रीक्वेंसी समझाने के लिए टेबल लिखवाई है। इतने सारे एडवर्ब फ्रीक्वेंसी आपको सेंटेंसेस में देखने को मिलेंगे। ऑलवेज, ऑलमोस्ट ऑलवेज, यूजुअली, जनरली, नॉर्मली, ऑफन, फ्रीक्वेंटली, समटाइम्स, ओकेजनली, फ्रॉम टाइम टू टाइम, रेयरली, सेल्डम, हार्डली एवर, ऑलमोस्ट नेवर और नेवर। ये सारे के सारे ही एडवर्ब फ्रीक्वेंसी हैं, किसी वर्ब के या किसी एक्शन के फ्रीक्वेंट नेचर को रिफर करते हैं। ये बताते हैं कि ये वाला एक्शन फ्रीक्वेंटली हुआ है, यानी कि बार बार हुआ है। अब ये फ्रीक्वेंसी को तो सभी रिफर करते हैं, सभी ये बताते हैं कि ये वाला एक्शन फ्रीक्वेंटली हुआ है, लेकिन कितना फ्रीक्वेंट हुआ है ये बताने के लिए हम अलग अलग एडवर्ब को यूज कर सकते हैं। हम ऑलवेज को तब यूज कर सकते हैं जब कोई एक्शन 100% फ्रीक्वेंसी के साथ हुआ हो। यानी कि कंसीडर कीजिए एक महीने में 30 दिन होते हैं, कोई एक्शन अगर 30 के 30 दिन हुआ है तो 100% फ्रीक्वेंसी पे हुआ है, तो हाँ लगाया जाना चाहिए ऑलवेज। ऑलमोस्ट ऑलवेज भी 95 to 99% फ्रीक्वेंसी के एक्शंस के लिए लगाया जा सकता है। यूजुअली को आप यूज करिए 90% फ्रीक्वेंसी पर, यानी कि 90% इसका कितना हुआ 27 डेज। अगर कोई एक्शन 30 दिन के महीने में से 27 दिन हुआ है, 3 दिन नहीं हुआ लेकिन 27 दिन हुआ है, तो आप उसके लिए लगाइए यूजुअली। उसी प्रकार से आप यहाँ पर एडवर्ब फ्रीक्वेंसी को यूज कर सकते हैं। कोई एक्शन अगर 30 दिन में से 15 दिन हुआ है, 15 दिन नहीं हुआ, 15 दिन हुआ है, 15 दिन नहीं हुआ, तो आप लगाएंगे समटाइम्स। समझ रहे ना बात को? कोई एक्शन अगर 10% ही हुआ है, यानी कि 30 दिन में से केवल 3 दिन वो हुआ है, 27 दिन वो नहीं हुआ, तो आप लगाएंगे सेल्डम। कोई एक्शन अगर 30 दिन में से 30 दिन नहीं हुआ, एक भी दिन नहीं हुआ, तो आप लगा देंगे नेवर, 0% फ्रीक्वेंसी पर। ये टेबल जो है स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, आपको समझ के लिए जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 14, अपसर्ड का एंटोनियम बताना। देखिए अपसर्ड एक एडजेक्टिव है, अपसर्ड का मतलब है स्टूपिड एंड अनरीजनेबल। आपकी कोई ऐसी एक्टिविटी, आपका कोई बिहेवियर, आपका कोई आइडिया, आपकी कोई बात, आपकी कोई स्टेटमेंट जो कि स्टूपिड हो, अनरीजनेबल हो, सिली हो, लाफेबल हो, उसको आप कह सकते हैं अपसर्ड। अपसर्ड एडजेक्टिव है और अपसर्ड का मतलब है स्टूपिड एंड अनरीजनेबल, या फिर अपसर्ड का मतलब है सिली, सिली इन ह्यूमरस वे, ह्यूमरस वे, यानी कि आप पर उसको हंसी आ रही है, क्या यार क्या कर दिया बताओ। अपसर्ड का मतलब हो जाएगा रिडिकुलस, रिडिकुलस एंड इलॉजिकल। क्या एंशंट स्पेलिंग लिखवा रहा हूं। रिडिकुलस का मतलब भी यही है, स्टूपिड एंड अनरीजनेबल। रिडिकुलस का मतलब है स्टूपिड, स्टूपिड एंड अनरीजनेबल एंड लाफेबल, जिस पर हंसा जा सके। तो इसका क्या हो सकता है एंटोनियम अपसर्ड का? एरी। देखिए एरी, EERRIE, इसको बोलते हैं स्ट्रेंज एंड फ्राइटनिंग। कुछ भी ऐसा जो कि स्ट्रेंज हो, फ्राइटनिंग हो, उसको एरी वर्ड कन्वे करता है। एडजेक्टिव है। ऑर्डिनरी का मतलब आपको पता है, जो यूजुअल हो, जो कॉमन हो, जो सबके जैसा हो, नॉर्मल हो, उसको ऑर्डिनरी कह देते हैं। तो ये भी इसका एंटोनियम नहीं होगा। यूजुअल, कॉमन, नॉर्मल, नॉट स्पेशल, नॉट डिफरेंट। ऑड का मतलब आपको पता है, जो अनयूजुअल हो, अनएक्सपेक्टेड हो, उसको आप ऑड कह देते हैं। एडजेक्टिव है, ऑर्डिनरी भी एडजेक्टिव है। इसका एंटोनियम हो जाएगा रियलिस्टिक। देखिए अपसर्ड के द्वारा हम एक ऐसी पीस ऑफ आर्ट को, एक ऐसी आर्ट को, एक ऐसी कला को रिफर कर रहे हैं जो कि सिली है,
जो कि रिडिकुलस है, इलॉजिकल है, ऐसा होना नहीं चाहिए था, ऐसा ऐसा थोड़ी होता है यार कि अब क्या बना दिया है कि फालतू की चीज बना दी। इलॉजिकल वे में, ह्यूमरस वे में, रिडिकुलस वे में स्टूपिड और अनरीजनेबल थिंग को हम यहाँ पर अपसर्ड कर रहे हैं, तो इसका एंटोनियम हो जाएगा इस कंटेक्स्ट में। हालांकि इसका एग्जैक्ट एंटोनियम तो रियलिस्टिक नहीं है, लेकिन फिर भी एक स्पेसिफिक कंटेक्स्ट में, जिस कंटेक्स्ट में अपसर्ड को यहाँ पर दिया है, उस कंटेक्स्ट में रियलिस्टिक वर्ड इस अपसर्ड वर्ड का एंटोनियम, अपोजिट मीनिंग को कन्वे करने वाला वर्ड हो सकता है। देखिए रियलिस्टिक का मतलब क्या होता है, मैं आपको इमेज के द्वारा समझाता हूँ। पहले रियलिस्ट क्या होता है, ये इमेज मैंने थोड़े दिन पहले भी आपको समझाई थी। ये एक लड़की है, ऑप्टिमिस्ट है, ये पेसिमिस्ट है, ये रियलिस्ट है। ऑप्टिमिस्ट पर्सन वो होता है जो किसी भी सिचुएशन के पॉजिटिव एस्पेक्ट पर फोकस करे और फेवरेबल थिंग्स को एक्सपेक्ट करे। पेसिमिस्ट पर्सन वो पर्सन होता है जो किसी भी सिचुएशन के नेगेटिव एस्पेक्ट पर फोकस करे। यानी कि ये लड़की इस बात पर फोकस करेगी कि गिलास आधा खाली है और ये सोचकर दुखी रहेगी और अनफेवरेबल रिजल्ट को, अनफेवरेबल आउटकम को एक्सपेक्ट करेगी। लेकिन रियलिस्ट पर्सन वो पर्सन होता है जो रियलिटी को एक्चुअल में जानता है, समझता है, जो जैसी सिचुएशन है उसको वैसे ही एक्सेप्ट कर लेता है। इस लड़की को पता है कि गिलास आधा भरा हुआ है, आधा खाली है। आधा भरा हुआ गिलास मेरी प्यास बुझा देगा, लेकिन उसके बाद मुझे आगे के लिए और पानी का जुगाड़ करना पड़ेगा। यानी कि ये वो लड़की है, ये वो पर्सन है जिसको रियलिटी का पता है, जो सिचुएशन को, जैसी सिचुएशन है उसको वैसे ही एक्सेप्ट कर ले रही है। और चूंकि इसने वैसे ही सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया, तो अब इस रियल सिचुएशन को एक्सेप्ट करने के बाद ये इसको प्रैक्टिकल और सेंसिबल वे में रिजोल्व करने की कोशिश करेगी। तो रियलिस्ट पर्सन का मतलब एक ऐसा पर्सन जो किसी भी सिचुएशन को, जैसी वो सिचुएशन है वैसे ही एक्सेप्ट कर लेता है और फिर उस सिचुएशन को प्रैक्टिकल और सेंसिबल वे में हैंडल करने की कोशिश करता है, रिजोल्व करने की कोशिश करता है, ना कि आइडियलिस्टिक या आइडियलिज्म या थ्योरीज के हिसाब से। सपनों में नहीं खो जाता कि ऐसा है या वैसा है, प्रैक्टिकल वे में उस सिचुएशन को हैंडल करता है। ये रियलिस्ट पर्सन, इसी से बना है रियलिस्टिक। रियलिस्टिक हो गया एडजेक्टिव। रियलिस्टिक के मीनिंग में देखिए मैंने क्या लिखा रखा है, एक्सेप्टिंग थिंग्स और सिचुएशंस एज दे आर एंड मेकिंग डिसीजंस प्रैक्टिकली। कोई भी ऐसा पर्सन जो सिचुएशंस को जैसी वो है वैसी एक्सेप्ट कर ले और डिसीजंस को प्रैक्टिकली ले, रियलिस्टिक पर्सन। कोई भी ऐसा पर्सन जो प्रैक्टिकल, जिसमें प्रैक्टिकल अवेयरनेस हो सिचुएशन को लेकर, उस पर्सन को रियलिस्टिक कहा जा सकता है। या फिर बेस्ड ऑन रियलिटी और प्रैक्टिकल थिंकिंग, जो रियलिटी और प्रैक्टिकल थिंकिंग के आधार पर हो। यहां पर इस तीसरे मीनिंग का इस्तेमाल करते हुए रियलिस्टिक वर्ड को अपसर्ड का एंटोनियम कहा जा सकता है। 14 का थर्ड ऑप्शन ही हमें लगाना पड़ेगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में एक वर्ड लिखा हुआ है एडामेंट। एडामेंट एक एडजेक्टिव है और एडामेंट का मतलब है, देखिए एडामेंट रिफर करता है किसी ऐसे पर्सन को जो अपने बिलीफ्स को, अपनी ओपिनियंस को चेंज ना करता हो। कितना ही उसको समझा लो कि भाई ऐसा नहीं है ऐसा है, वो मानेगा नहीं। एडामेंट, एडामेंट का मतलब इम्पॉसिबल टू बी परसुएडेड। इसको परसुएड नहीं किया जा सकता, मनाया नहीं जा सकता, जो उसके दिमाग में है वही करके मानेगा। इम्पॉसिबल टू बी परसुएडेड या फिर अनविलिंग टू चेंज वंस बिलीव्स और ओपिनियंस। क्या हो जाएगा इसको सिनोनिम? सॉफ्ट, स्टबन, अडैप्टेबल, फ्लेक्सिबल। इसका सिनोनिम हो जाएगा स्टबन। स्टबन का मतलब होता है रिफ्यूजिंग टू चेंज। सेम वही मीनिंग लिखवा रहा हूं दूसरे शब्दों में, जो ये मीनिंग लिखवाया डायमंड का दूसरा वाला, इसी मीनिंग को दूसरे शब्दों में लिखवा रहा हूं। रिफ्यूजिंग टू चेंज वंस माइंड, एटीट्यूड और बिहेवियर। कोई ऐसा पर्सन जो अपने एटीट्यूड को, अपने माइंडसेट को, अपनी मेंटेलिटी को, अपने बिहेवियर को चेंज करने से मना कर दे, उस पर्सन को कहा जाएगा स्टबन। अडामेंट और स्टबन एक दूसरे के एग्जैक्ट सिनोनिम है।
और सिनोनियम में इसके लिखवा देता हूं। जैसे एक सिनोनियम होता है हेड स्ट्रॉन्ग, जिसका हेड, जिस पर्सन का हेड इतना स्ट्रॉन्ग हो कि वो दूसरे की ना माने, तो करना है वो करना है, उसको कह देंगे हेड स्ट्रॉन्ग। या फिर एक पर्सन होता है अनयील्डिंग। अनयील्डिंग मतलब किसी भी सिचुएशन में यील्ड ना करे, गिव अप ना करे। कोई वर्स्ट सिचुएशन आ गई, कोई अपोजिट सिचुएशन आ गई, कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आ गई, तो यील्ड ना करे, गिव अप ना करे, सरेंडर ना करे, जो करना है वो करके ही रहे, अनयील्डिंग। फिर एक वर्ड आ जाता है ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट का भी यही मीनिंग होता है, जो जिद्दी टाइप का पर्सन है। फिर एक वर्ड आ जाता है इनफ्लेक्सिबल। फिर एक वर्ड आ जाएगा रेजोल्यूट। फिर एक वर्ड आ जाएगा फर्म। एक वर्ड आ जाएगा डिटरमाइंड। और भी वर्ड हो सकते हैं इटीसी, अभी इतने समझ लो। ये सारे के सारे जो है सिनोनियम, हेड स्ट्रॉन्ग, अनयील्डिंग, इनफ्लेक्सिबल, फर्म, ऑब्स्टिनेट, रेजोल्यूट, डिटरमाइंड, एडामेंट, स्टबर्न। बाकी के वर्ड समझ लेते हैं। देखिए फ्लेक्सिबल तो बिल्कुल इसका अपोजिट है। इनफ्लेक्सिबल को तो मैंने इसके सिनोनियम में लिखा है। फ्लेक्सिबल का मतलब कोई भी ऐसा पर्सन जो एकदम से चेंज हो जाए, सिचुएशन को देखा और बदल गए, एकदम फ्लेक्सिबल हो। सॉफ्ट का मतलब आपको पता है अडेप्टेबल, ये अच्छा वर्ड है। अडेप्टेबल का मतलब कोई भी ऐसा पर्सन या कोई भी ऐसी थिंग या कोई भी ऐसी फैक्टर जो अडाप्ट कर सके, जो चेंज कर सके खुद को डिफरेंट सिचुएशंस के हिसाब से। एक वर्ब होती है अडाप्ट। अडाप्ट को हिंदी में हमारे गांव में कह देते हैं अनुकूल। अनुकूल हो जाना, अनुकूल बन जाना या अनुकूल बनाना। अडाप्ट का मतलब है टू चेंज अकॉर्डिंग टू कंडीशंस। या टू चेंज समथिंग। अकॉर्डिंग टू कंडीशंस और सिचुएशंस। अडाप्ट से बना है अडाप्टेबल। तो कोई भी ऐसी थिंग, कोई भी ऐसा पर्सन जो सिचुएशंस के हिसाब से, आसपास के एनवायरनमेंट के फैक्टर्स के हिसाब से अडाप्ट कर सके, खुद को चेंज कर सके, अडाप्टेबल। क्वेश्चन नंबर 16, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। मिस्चीवियस तो सही लिखा है, मिस स्पेल गलत लिखा हुआ है। MISSPE डबल एस होता है। मिस स्पेल हो गई वाव। मिस स्पेल का मतलब होता है टू स्पेल इनकरेक्टली, किसी भी वर्ड को इनकरेक्टली स्पेल कर देना, स्पेलिंग गलत कर देना किसी वर्ड की। मिस्चीवियस सही लिखा है, मिनिएचर सही लिखा है, मेटामॉर्फिक सही लिखा है। देखिए मिस्चीवियस बना है मिस्चीफ से। मिस्चीफ, मिस्चीफ का मतलब होता है शरारत, या इंग्लिश में डिफाइन करूं तो मिस्चीफ का मतलब होता है एक ऐसा प्लेफुल बिहेवियर या एक प्लेफुल एक्शन जो किसी को थोड़ा बहुत अनॉय कर दे, किसी के लिए थोड़ी बहुत ट्रबल क्रिएट कर दे, लेकिन मजाक के लिए की गई हो और ज्यादा सिंसियरिटी या मतलब ज्यादा सीरियस ना हो। मिनिएचर का मतलब क्या होता है? मिनिएचर का मतलब होता है स्मॉल कॉपी ऑफ समथिंग। मैं आपको दिखा देता हूं मिनिएचर क्या होते हैं। आपने बड़े से आईफेल टावर को देखा होगा, मूवीज वगैरह में तो देखा भी होगा। अगर आप पेरिस ना भी गए हो तो ये उसका मिनिएचर है। इस तरह के कई सारे मिनिएचर आपने दुकान में रखे हुए देखे होंगे, घरों में भी आपके किसी को ये रखा हुआ मिल सकता है। ये क्या है? मिनिएचर है। ये आईफेल टावर की स्मॉल कॉपी है। ये देखिए छोटा सा लकड़ी का घर हाथ में पकड़ा हुआ है। ये घर क्या है? एक बड़े से घर के, बड़े से लकड़ी के घर का क्या है? मिनिएचर है। तो मिनिएचर का मतलब होता है स्मॉल कॉपी ऑफ समथिंग। A small copy of something। एक और वर्ड आया था इसमें, मेटामॉर्फिक। ये सही वर्ड है, इसको समझ लेते हैं। मेटामॉर्फिक, मेटा का मतलब होता है चेंज और मॉर्फिक बना है मॉर्फ से। मॉर्फी का मतलब होता है शेप।
या फॉर्म यानी कि आकार। तो किसी के शेप में, किसी के फॉर्म में, किसी के आकार में जो चेंज आता है, उस चेंज से कुछ भी रिलेटेड होगा तो उसको क्या कह देंगे? मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है। मेटामॉर्फिक का मतलब हो गया रिलेटेड टू द चेंज इन शेप और फॉर्म। एक वर्ड होता है इसी से, मेटामॉर्फिज्म। मेटामॉर्फिज्म, मेटामॉर्फिज्म का मतलब है अ प्रोसेस इन विच समथिंग चेंजेस इनटू अनदर फॉर्म, या एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन, फॉर्म बदलकर कुछ और हो जाए। 16 का दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, मीनिंग आपको शब्दों के पता है। 17 देख लेते हैं क्या करना है। एंटोनियम बताना है क्लेंडेस्टाइन का। देखिए क्लेंडेस्टाइन एडजेक्टिव है। क्लेंडेस्टाइन का मतलब है कुछ भी ऐसा जो कि सीक्रेट तरीके से किया गया हो। क्लेंडेस्टाइन रिफर करेगा किसी भी ऐसे एक्टिविटी को, किसी भी ऐसे बिहेवियर को जो कि सीक्रेटली किया गया हो। जैसे कि यहाँ पर अफेयर की बात हो रही है, दियर्स इज ए क्लेंडेस्टाइन अफेयर। कपल को रिफर किया जा रहा है, दो पर्सन होंगे जिनको दियर से रिफर किया जा रहा है, उनके अफेयर को क्लेंडेस्टाइन अफेयर बताया जा रहा है, मतलब सीक्रेट अफेयर बताया जा रहा है। क्लेंडेस्टाइन का मतलब होता है सीक्रेट या फिर प्लान्ड और डन सीक्रेटली, सीक्रेटली। या फिर क्लेंडेस्टाइन का मतलब हो जाएगा हिडन या फिर अननोन, जो लोगों को पता ना हो, छुपा कर रखा गया हो। या फिर इसका मतलब हो जाएगा फर्टिव, फर्टिव भी इसका सिनोनियम है। या फिर हो जाएगा अंडर कवर, जो कवर के अंदर हो, ढका हुआ हो, अंडर कवर। या फिर एक मीनिंग यहां से निकल के आ जाएगा कोवर्ट, कोवर्ट भी इसका सिनोनियम हो जाएगा। या फिर एक वर्ड यहां से निकल के आ जाएगा सरप्टिशियस, SURREPTITIOUS, सरप्टिशियस। देखिए स्नीकी क्लेंडेस्टाइन का सिनोनियम हो सकता था, सिमिलर मीनिंग को कन्वे करने वाला वर्ड है, लेकिन हमें तो एंटोनियम बताना है, तो हमें क्या चुनना पड़ेगा? नॉन को चुनना पड़ेगा। इलिसिट भी नहीं, प्राइवेट भी नहीं, स्नीकी भी नहीं। प्राइवेट और स्नीकी तो बल्कि सिमिलर मीनिंग को कन्वे करते हैं। तो प्राइवेट का मतलब क्या है? प्राइवेट का मतलब है कुछ भी ऐसा जो पब्लिक ना हो, नॉट पब्लिक, या पर्सनल हो। मतलब कुछ भी ऐसा, जैसे प्राइवेट, प्राइवेट प्रॉपर्टी आप किसे कह देते हैं? एक प्रॉपर्टी होती है जो पब्लिक से रिलेट करती है, सभी लोगों की है, मतलब गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करती है या मैनेज करती है, तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी हो गई। जैसे लोकसभा पब्लिक प्रॉपर्टी है, एक पुलिस स्टेशन पब्लिक प्रॉपर्टी है, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन एक पब्लिक प्रॉपर्टी है। बट मेरा घर, आपका घर, वो तो प्राइवेट प्रॉपर्टी है। तो जो पब्लिक ना हो, किसी एक पर्सन की हो, किसी एक इंडिविजुअल पर्सन की हो, या कुछ लोगों की हो, एक फैमिली की, एक ग्रुप की हो, 4 दोस्तों की हो, उसको कह देंगे प्राइवेट या फिर पर्सनल। कोई ऐसी इंफॉर्मेशन, कोई ऐसी लाइफ, जैसे मैं कहता हूँ ये प्राइवेट लाइफ, प्राइवेट लाइफ मतलब एक ऐसी लाइफ जो मेरी पर्सनल लाइफ की बात कर रहा हूं। या फिर प्राइवेट का मतलब हो जाएगा कंट्रोल्ड बाय वन पर्सन। जैसे कोई कंपनी है, जैसे प्राइवेट स्कूल होते हैं, कुछ स्कूल हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, मैनेज किए जाते हैं। कुछ ऐसी डिपार्टमेंट है, कुछ ऐसे सिस्टम है, ऑर्गेनाइजेशन है जिनको गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, मैनेज करती है। लेकिन कुछ ऐसे बिजनेस है, कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, स्कूल्स है, हॉस्पिटल है, जिनको कोई इंडिविजुअल पर्सन कंट्रोल करता है, तो उनको क्या कह देते हैं? प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट स्कूल। तो इस सेंस में यूज किया जाता है प्राइवेट को। स्नीकी वर्ड का मीनिंग कहां से आया? स्नीकी वर्ड का मीनिंग आया स्नीक से। स्नीक से बने हैं स्नीकर्स, पहनने वाले। स्नीक वर्ड से ही बने हैं स्नीकर्स। स्नीक का मतलब क्या है? स्नीक का मतलब है टू गो समवेयर सीक्रेटली, कहीं को चुपचाप जाना,
यही इसी मीनिंग को यूज करते हुए बने स्नीकर्स, SNEAK। स्नीक का मतलब है यहाँ पर इंट्रांजिटिव हैज फंक्शन में टू गो समवेयर सीक्रेटली, या टू टेक समथिंग और समवन समवेयर सीक्रेटली, किसी भी थिंग को या किसी पर्सन को सीक्रेटली कहीं ले जाना, आपने उसको स्नीक कर दिया। टू टेक समथिंग और समवन समवेयर सीक्रेटली, स्नीक से बन गया स्नीकी। तो स्नीकी का मतलब कुछ भी ऐसा जिसको सीक्रेट तरीके से किया गया हो, सीक्रेटली किया गया हो। इलिसिट का मतलब क्या है? इलिसिट का मतलब है इलीगल या डिसअप्रूव्ड ऑफ, इलीगल एंड डिसअप्रूव्ड ऑफ, जिसको डिसअप्रूव कर दिया गया हो, जो इलीगल हो उसको कहते हैं इलिसिट। तो 17 का दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना है लिखे हुए शब्दों के लिए। कॉपिंग समवन एल्स वर्क एंड ट्राइंग टू सबमिट एज योर ओन, सिनिसिज्म, प्लेजराइज्म, हुलिगनिज्म, एल्ट्रुइज्म। देखिए सही ऑप्शन है इसका प्लेजराइज्म। प्लेजराइज का मतलब होता है किसी दूसरे के काम को कॉपी कर लेना, उसको यूज कर लेना और उसको ऐसे दिखाना जैसे कि आपका अपना बनाया हुआ हो। यही लिखवा देता हूं, प्लेजराइज ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, इसका मतलब है टू कॉपी और यूज समवन एल्स वर्क, एंड वर्क हो सकता है, आइडिया हो सकता है किसी का, स्टाइल हो सकता है, या किसी भी टाइप की क्रिएशन हो सकती है। किसी पेंटर ने कोई पेंटिंग बनाई, आपने उसकी कॉपी कर करके अपनी पेंटिंग बनाई, फिर आप कह रहे हो ये तो आपकी है, आपने तो उसको कॉपी किया है। आपने देखा होगा कि बहुत सारी हिंदी सिनेमा में ऐसी फिल्में आ जाती है जो कि हॉलीवुड की फिल्मों की या साउथ की फिल्मों की या इधर उधर की फिल्मों की एग्जैक्ट हूबहू कॉपी होती है। तो ये क्या है? ये एक्टिविटी क्या है? ये है प्लेजराइज्म। दूसरे के क्रिएशन को, दूसरे के काम को कॉपी कर लेना, उसको यूज कर लेना और ऐसे दिखाना जैसे कि आपका अपना बनाया हुआ हो। टू कॉपी और यूज समवन एल्स वर्क, आइडियाज, स्टाइल और क्रिएशन एंड प्रिटेंड दैट इट इज योर ओन। और इस एक्टिविटी को, इस बिहेवियर को कहा जाता है प्लेजराइज्म। जो पर्सन ऐसा करता है उसको कहा जाता है प्लेजराइजिस्ट। सिनिसिज्म का क्या मतलब होता है? तो सही ऑप्शन तो आपका हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। बाकी के ऑप्शन को समझ लेते हैं, अच्छे वर्ड लिखेंगे। सिनिसिज्म बना है साइनिक से, C/NIC, नाउन होता है। साइनिक का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो ये मानता है कि जो लोग हैं वो सिर्फ अपने आप में ही इंटरेस्टेड है, वो सेल्फ इंटरेस्टेड है और उनका बिहेवियर ऑनेस्ट नहीं है, सिंसियर नहीं है। कोई ऐसा पर्सन जो अपने सामने खड़े हुए हर एक व्यक्ति को या किसी भी व्यक्ति के बारे में ये सोचता हो कि यार इसने जो भी किया है अपने फायदे के लिए किया है, तो ईमानदारी तो नहीं इसमें इसके काम में होगी। ऐसे पर्सन को कहा जाता है साइनिक। अ पर्सन हु बिलीव्स दैट पीपल are self-interested and not sincere और honest। जो ये मानता हो कि यार इसने जो भी किया है ना अपने फायदे, चाहे बाकी में उसने कोई अच्छा काम किया हो, लेकिन साइनिक वो पर्सन हो गया जो ये मानता है, जो ये समझता है, जिसको ऐसा लगता है कि यार इसने ये जो किया है ना, जो ये कह रहा है कि इसे सबका फायदा होगा, सबका नहीं अपने फायदे के लिए इसने किया है, ऐसे पर्सन को साइनिक कहते हैं। और ऐसा मानना, इस तरह के बिलीफ रखना या इस तरह के बिलीफ को कहा जाता है सिनिसिज्म। फिर एक वर्ड आया हुलिगनिज्म। देखिए हुलिगनिज्म बना है हुलिगन से। हुलिगन में दिखा देता हूं क्या होता है। हुलिगन होता है वो पर्सन जो कि वायलेंट हो, जो कि पब्लिक स्पेस में
फाइट करता हो, डैमेज करता हो, नुकसान पहुंचाता हो। यहाँ पर एक वर्ड लगाया हुआ है हुलिगन। इस पर्सन को मैं कह रहा हूं, देखिए पब्लिक में तोड़फोड़ कर रहा है, नीचे गिरे हुए व्यक्ति को कितनी जोर से बेसबॉल बैट से मार रहा है, कार वगैरह भी तोड़ दी, आसपास इसने तोड़फोड़ कर दी। इस पर्सन को कहेंगे हुलिगन। और इसका ऐसा बिहेवियर, इसका ऐसा एटीट्यूड कहा जाएगा हुलिगनिज्म। तो हुलिगनिज्म का मतलब हो गया वायलेंट और राउडी बिहेवियर ऑफ समवन और ए ग्रुप ऑफ पीपल इन पब्लिक प्लेसेस। हुलिगन का मतलब मैं लिखवा देता हूं, हुलिगन का मतलब हो गया पर्सन या अ वायलेंट पर्सन, अ वायलेंट पर्सन हु फाइट्स and causes damage in public space, in public places. फिर एक वर्ड आया है एल्ट्रुइज्म। एल्ट्रुइज्म का मतलब है सेल्फलेस काइंडनेस एंड जेनरोसिटी फॉर अदर्स। एल्ट्रुइज्म नाउन। एल्ट्रुइज्म का मतलब सेल्फलेस काइंडनेस, एक ऐसी काइंडनेस जिसमें आप अपने लिए कुछ नहीं सोचते हो, पर दूसरों को फायदा पहुंचाना चाहते हो, जिस बिहेवियर में आपका जेनरसिटी हो, आप जो है लोगों को फायदा पहुंचाना चाहते हो, उस बिहेवियर को कहेंगे एल्ट्रुइज्म। या एल्ट्रुइज्म का मतलब हो गया विलिंगनेस, विलिंगनेस टू डू समथिंग that brings advantage to others, even if it causes disadvantage to yourself। कोई भी ऐसा काम करने की चाह, विलिंगनेस, जो दूसरों को फायदा पहुंचाए, तब भी जब ये आपको नुकसान पहुंचाए, ऐसी विलिंगनेस को, ऐसे बिहेवियर को, ऐसी काइंडनेस को कह सकते हैं एल्ट्रुइज्म। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ग्रामेटिकल एरर को फाइंड करना है। प्रीता विल बीन कुकिंग द मील ऑफ योर चॉइस बिफोर यू रीच होम। देखिए सबसे पहले तो आपको ये समझने आना चाहिए कि विल अगर हेल्पिंग वर्ब के फंक्शन में लगा है तो विल के साथ हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म ही लिखी जाएगी। ये जो विल है हेल्पिंग वर्ब के रूप में है, फ्यूचर टेंस को रिफर करने की कोशिश की जा रही है, तो इसके साथ जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही तो आएगी। आपने थर्ड फॉर्म लगा रखी है। गलती तो आपको सीधे सीधे यही पकड़ में आनी चाहिए थी। अगर हमें क्या यूज करने की कोशिश की गई है, फ्यूचर कंटिन्यूअस यूज करने की कोशिश की गई है ना, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस यूज करने के लिए आपको लिखना चाहिए था विल बी कुकिंग। हालांकि फ्यूचर कंटिन्यूअस इस सिचुएशन में, इस सेंटेंस में सही है या नहीं ये तो आगे पढ़ के ही पता चलेगा, लेकिन अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस लगाना भी था तो विल के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी थी। और अगर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज करने की कोशिश की गई थी, वो सही है या गलत है तो अभी आगे देख के पता चलेगा। अभी मैं ये कह रहा हूं कि अगर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस भी लगाना था तो विल के बाद हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही आना था, फिर लगाना था थर्ड फॉर्म परफेक्शन को क्रिएट करने के लिए, परफेक्शन को रिफर करने के लिए, फिर लगाना था कुकिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म कंटिन्यूटी को एक्सप्रेस करने के लिए, बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म चूंकि कंटिन्यूटी को एक्सप्रेस करती है। सही है या गलत है वो बाद में देखा जाएगा। और अगर फ्यूचर परफेक्ट यूज करना था तो भी विल के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आनी थी, बेस फॉर्म ही आनी थी, इसके बाद आप थर्ड फॉर्म लगा सकते हो कुक्ड। फ्यूचर परफेक्ट यानी कि फ्यूचर में कंप्लीशन को एक्सप्रेस करने के लिए। तो गलती तो यही है, सही क्या होगा ये समझने के लिए पूरा स्टेटमेंट पढ़ लो। प्रीता विल बीन कुकिंग द मील ऑफ योर चॉइस बिफोर यू रीच होम। देखिए टाइमलाइन पर ले चलता हूं मैं आपको, ये है आपकी टाइमलाइन। ये वो पॉइंट है जहां पर आपने सेंटेंस को किसी से कहा यानी कि रिपोर्ट किया, यानी कि यही जो टाइम है केवल यही पॉइंट प्रेजेंट का है, इससे पहले का सारा पार्ट उसके बाद का सारा फ्यूचर है। बिफोर यू रीच होम, ये जो बिफोर है यहाँ पर टाइम कंजंक्शन के रूप में आया है, और ये जो क्लोज लिखी है बिफोर यू रीच होम, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्लोज है, ये एक टाइम क्लोज है जो कि
फ्यूचर के टाइम को रिफर करने के लिए लिखी गई है। फ्यूचर के टाइम को रिफर करने वाली क्लोज में प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज किया जाता है, क्योंकि ये एक शेड्यूल्ड एक्शन की तरह ट्रीट होने वाले एक्शन होते हैं, क्लोज होती है। तो बिफोर यू रीच होम रिफर करेगा फ्यूचर में किसी ऐसे पॉइंट को जिससे पहले मेन क्लोज वाला एक्शन कोई कंप्लीशन में आ गया। ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर यू रीच होम, और इससे पहले ही ये मेन क्लोज वाला एक्शन हो गया, यानी कि इससे पहले ही हो गया, इसका मतलब इसके पहले ही कंप्लीशन में आ गया। तो अगर फ्यूचर के किसी पॉइंट से पहले कोई एक्शन कंप्लीशन में आ गया तो हमें क्या लगाना चाहिए, फ्यूचर परफेक्ट लगाना चाहिए। इसलिए हमारे सही हो जाएगा प्रीथा विल हैव कुक्ड। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। ये भी गलत है, ये भी गलत है, और हमें तो केवल एरर बतानी थी, इंप्रूवमेंट तो हमसे पूछा नहीं गया था। थर्ड ऑप्शन में एरर हो जाएगी। 20 एडीएम लिखा गया है टू गो टू द डॉग्स। देखिए, टू गो टू द डॉग्स का मीनिंग समझाने के लिए मैं आपको ये इमेज दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर ये किचन आपको दिखाई गई है, मतलब एक रूम है जहां पर बहुत सारा फूड रखा गया है, जिसमें से जो खराब हो गया है उसको नीचे फेंक दिया गया है डॉग्स के खाने के लिए। और आपने देखा होगा आपके हमारे घरों में भी जो चीजें खराब हो जाती है खाने पीने की, हम क्या करते हैं, रोटी खराब हो गई, दूध खराब होने वाला है, कोई भी खाने पीने की चीज खराब हो गई, हम क्या करते हैं, कटोरे में डालकर या कुत्तों को हम उसको दे देते हैं, डॉग्स को दे देते हैं खाने के लिए। तो टू गो टू द डॉग्स का मतलब है किसी भी सामान का, किसी भी खाने पीने के सामान का, फूड का डॉग्स को दे देना, डॉग्स तक पहुंच जाना। और ऐसा तभी होगा जब वो कोई सामान खराब हो जाएगा। अब तो खैर हम डॉग्स को बहुत ज्यादा लविंग वे में उसको पैट करने लगे, उनको पालते हैं, उनको टेम करते हैं, वो हमारे पालतू होते हैं, तो हम उनके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें खाने पीने के लिए लाते हैं। लेकिन आमतौर पर पहले के समय में तो यही होता था, उस टाइम पे डॉग्स को बहुत ज्यादा टेम नहीं किया जाता था। डॉग्स को वही चीजें खाने के लिए दी जाती थी जो कि चीजें खराब हो जाती थी, जो फूड खराब हो जाता था वही डॉग्स को दिया जाता था। तो टू गो टू द डॉग्स का मतलब हो जाएगा टू बिकम वर्स इन क्वालिटी। क्वालिटी में बेकार हो जाना, खराब हो जाना, क्वालिटी का डिटेरियोरेट हो जाना, गिर जाना। टू बिकम वर्स इन क्वालिटी, कंडीशन और कैरेक्टर। कोई भी चीज, स्पेशली खाने पीने की चीज अगर खराब हो गई है, उसकी क्वालिटी, कंडीशन या कैरेक्टर खराब हो गया, तो आप क्या कहते हैं, ये जो है गो टू द डॉग्स, डॉग्स को दे दो, ये खराब हो गई है। आगे चल लेते हैं। कॉम्प्रिहेंशन आपके सामने है, क्लोज टेस्ट है, 5 ब्लैंक्स दिए हुए हैं, फिल करने हैं, पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे, करते जाएंगे, कोई शॉर्टकट की जरूरत नहीं है। वी नीड द एनर्जी टू मूव एंड वी, फिर देखिए यहाँ पर वी यानी कि प्रोनाउन एक सब्जेक्ट के फंक्शन में लगाया गया है, और यहाँ पर आनी है मेन वर्ब, और मेन वर्ब भी ऐसी जो कि इंट्रांजिटिव नेचर की होगी, और जिसके बाद प्रीपोजिशन के रूप में आएगा ऑन, और उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है ओएम। ये सारे के सारे वर्ड, कोलोकेटिंग वर्ड्स आपकी हेल्प करेंगे चूज करने में कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन उठाना है। डिपेंड ऑन ऑयल फॉर इट, सेटल ऑन ऑयल फॉर इट, हैंग ऑन ऑयल फॉर इट, टर्न ऑन ऑयल फॉर इट। फिर से एक बार स्टेटमेंट को पढ़िए। वी नीड द एनर्जी टू मूव एंड वी डिपेंड ऑन ऑयल फॉर इट, या वी सेटल ऑन ऑयल फॉर इट, वी हैंग ऑन ऑयल फॉर इट, या वी टर्न ऑन ऑयल फॉर इट। देखिए, डिपेंड ऑन, सेटल ऑन, टर्न ऑन और हैंग ऑन, ये चारों की चारों फ्रेजल वर्ब पॉसिबल है, यानी कि इन चारों शब्दों के साथ, चारों वर्ब के साथ ऑन को लगाकर, ऑन प्रीपोजिशन को लगाकर फ्रेजल वर्ब स्ट्रक्चर पॉसिबल है। ये चारों ही फ्रेजल वर्ब आपको डिक्शनरी में देखने को मिलेंगी, लेकिन चारों फ्रेजल वर्ब के मीनिंग और कंटेक्स्ट अलग अलग है। उस मीनिंग को समझकर ही हम तय कर सकते हैं कि कौन सी वाली फ्रेजल वर्ब यहाँ पर सुटेबल है। सबसे पहले शुरू करता हूं मैं डिपेंड ऑन से कर लेते हैं। पहला ऑप्शन है डिपेंड ऑन। ठीक है, डिपेंड ऑन का मतलब है किसी
पर डिपेंडेंट होना, डिपेंडेंट मतलब किसी पर निर्भर होना, किसी भी काम को करने के लिए या होने के लिए डिपेंडेंट होना। बेसिक सा मीनिंग है डिपेंड का, आपको पता है। सेटल ऑन का मीनिंग हमें समझना पड़ेगा, हालांकि यहाँ पर आनी डिपेंड होनी है, लेकिन बाकी की क्यों नहीं आनी है ये समझने के लिए सबके मीनिंग समझने पड़ेंगे। सेटल ऑन, सेटल ऑन का मीनिंग क्या होता है? सेटल ऑन का मतलब होता है टू एग्री ऑन ए डिसीजन। सेटल ऑन का मतलब है टू एग्री ऑन ए डिसीजन। तीन चार दोस्तों में लड़ाई हो रही है या कोई विवाद चल रहा है कि यार ये नहीं, ये किया जाना चाहिए, नहीं यार ये करना फायदे में नहीं रहेगा, ये करना फायदे में रहेगा, ऐसा करो, नहीं नहीं यार ये भी मत करो, ऐसा ही मत करो, ऐसा करो। तीन अलग अलग ऑप्शन है, तीन अलग अलग बातें हैं, ये करें वो करें या ऐसा करें। फिर इसके बाद विचार विमर्श के बाद ये डिसाइड कर देना कि फाइनली अब ये किया जाएगा, तो वो सारे के सारे दोस्त क्या है, इस डिसीजन पर एग्री कर गए, इस डिसीजन पर वो सेटल कर गए। सेटल का मतलब स्टे कर गए, टिक गए वो इस डिसीजन पर। तो किसी डिसीजन को फाइनल कर देना, किसी चॉइस को, किसी ऑप्शन को फाइनल कर देना, किसी डिसीजन पर एग्री हो जाना कि हाँ ऐसा क्या है, सेटल ऑन कर देना होता है। टू एग्री ऑन ए डिसीजन, टू मेक अ फाइनल चॉइस अबाउट समथिंग, टू मेक फाइनल चॉइस अबाउट समथिंग। तो क्या यहाँ पर जो ऑयल है वो हमारी फाइनल चॉइस है, या कोई ऑयल को यहाँ पर एक डिसीजन को रिफर कर रहा है? मतलब ऑन प्रीपोजिशन के बाद यहाँ पर जो भी होगा, अगर हम सेटल ऑन को यूज करते हैं यहाँ पर, तो ऑन प्रीपोजिशन के बाद लिखा होगा कोई डिसीजन होगा, कोई ऑप्शन होगा, कोई चॉइस होगी। तो क्या यहाँ पर कोई डिसीजन है, कोई ऑप्शन है, कोई चॉइस है जिस पर हम फाइनलाइज हो गए, जिसको हमने फाइनल कर दिया कि हाँ ऐसे ही करेंगे? नहीं। सेंटेंस के ऑब्जेक्टिव मीनिंग को समझिए, ऑब्जेक्टिव कंटेक्स्ट को समझिए, सेटल ऑन को यहां नहीं आना है। हैंग ऑन का मतलब क्या है? हैंग ऑन का मतलब है टू वेट फॉर ए शॉर्ट टाइम, टू वेट फॉर अ शॉर्ट टाइम। हम किसी से वेट करने के लिए कहते हैं थोड़ी समय के लिए, तो हम क्या कहते हैं, हैंग ऑन। मेरे हाथ में बहुत सारा सामान रखा हुआ है, मैंने अपनी मम्मा से पूछा मम्मा इसे कहाँ रखूं? मम्मा ने कहा हैंग ऑन, मैं भी टेबल साफ कर रही हूँ, टेबल पर रख देना, थोड़ी देर के लिए हाथ में रखो, इसको होल्ड करके रखो। ये होता है हैंग ऑन का मतलब। टू हैंग ऑन का मतलब है टू वेट फॉर ए शॉर्ट टाइम, या टू कंटिन्यू होल्ड, या टू कंटिन्यू होल्डिंग फॉर ए शॉर्ट टाइम। तो हैंग ऑन भी नहीं आना है। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर वेट करने के लिए कह रहे हैं या कुछ होल्ड करने के लिए कह रहे हैं। टर्न ऑन और डिपेंड ऑन में आपको कंफ्यूजन होगा, ठीक है। टर्न ऑन के बहुत सारे मीनिंग पॉसिबल है। आप गए, आपने किसी फैन को टर्न ऑन कर दिया, यानी कि आपने किसी मशीन को, किसी डिवाइस को टर्न ऑन कर दिया। आपने किसी पर्सन को सेक्सुअली अराउज कर दिया, आपने उसको कहीं पर टच कर दिया, या आपने उसको कुछ ऐसा कह दिया कि वो सेक्सुअली इंटरेस्टेड हो गई, आपने उसके अंदर सेक्सुअल एक्साइटमेंट जनरेट कर दिया। तो आपने उस औरत को या उस आदमी को या उस पर्सन को, किसी भी जेंडर का हो, आपने उसको टर्न ऑन कर दिया। या आपने किसी के अंदर, किसी पर्सन के अंदर किसी भी चीज को लेकर, किसी भी एक्टिविटी प्रोसेस को लेकर इंटरेस्ट को जगा दिया, तो आपने उसको क्या कर दिया, टर्न ऑन कर दिया। या आपने किसी पर्सन को अपोज कर दिया, या आपने किसी थिंग को क्रिटिसाइज कर दिया, तो आपने क्या कर दिया, उसको टर्न ऑन कर दिया। इन सभी मीनिंग में टर्न ऑन को यूज किया जा सकता है। लिखवाना चाहूंगा तो 10 मिनट और लगा दूंगा लिखवाने में, बात को समझने की कोशिश कीजिए। ये 4 मीनिंग। इसके अलावा टर्न ऑन को टू डिपेंड ऑन के मीनिंग में भी यूज किया जा सकता है, लेकिन डिफरेंस है उसके यूसेज में। टू टर्न ऑन का मतलब हो जाएगा टू डिपेंड ऑन। वैसे एक बात बताऊं, ये जो फ्रेजल वर्ब है ना टर्न ऑन, दूसरी बार आई है मेरे सामने पिछले 2-3 महीनों में। इसके सभी मीनिंग को समझ लेते हैं। ठीक है, टर्न ऑन का मतलब है टू स्विच ऑन ए डिवाइस, टू स्विच ऑन अ डिवाइस। या फिर टर्न ऑन का मतलब है टू अपोज, क्रिटिसाइज समवन और समथिंग इन ए फोर्सफुल मैनर। या फिर टर्न ऑन का मतलब है टू एक्साइट और अराउज समवन सेक्सुअली।
या फिर टर्न ऑन का मतलब है टू मेक समवन इंटरेस्टेड अबाउट समथिंग। इसके अलावा टर्न ऑन का एक और मतलब है, और वो मतलब है टू डिपेंड ऑन। लेकिन इस टर्न ऑन के डिपेंड ऑन के इस वाले मीनिंग को हम किस कंटेक्स्ट में यूज करते हैं पता है? जब डिपेंड ऑन के बाद कोई ऐसा फैक्टर या कोई ऐसी कंडीशन दी हो जो डिसाइड करता है मेन क्लोज वाले, मतलब जो एक्शन है उस एक्शन के होने या ना होने को। यानी कि यहां पर डिपेंड ऑन का कंटेक्स्ट है टू बी डिसाइडेड बाय, मतलब यहां पर टर्न ऑन को, मैं ये कह रहा हूं टर्न ऑन को डिपेंड ऑन के मीनिंग में हम तब यूज कर सकते हैं जब ऑन प्रीपोजिशन के बाद कोई ऐसा फैक्टर या कोई ऐसी कंडीशन या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन लिखी हो जिससे डिसाइड होना है कि ये मेन क्लोज वाला एक्शन होगा या नहीं होगा। तो क्या ऑयल यहां पर डिसाइडिंग फैक्टर है? क्या ऑयल यहां पर एक ऐसा फैक्टर है, एक ऐसी कंडीशन है जो डिसाइड करेगा कि हमें मूव करना है या नहीं करना है? नहीं, एक्चुअली में हम ऑयल को यहां पर डिसाइडिंग फैक्टर की तरह नहीं, एक फ्यूल की तरह, एक एनर्जी फ्यूल की तरह रिफर कर रहे हैं जिस पर हम डिपेंड करते हैं। अगर वो है तो हम मूव कर सकते हैं, अगर वो नहीं है तो हम मूव नहीं कर सकते। तो यहां पर ये कोई डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है, ये कोई डिसीजन नहीं ले रहा, ये कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जिसकी वजह से ये डिसाइड होगा कि हमें एनर्जी की जरूरत है या नहीं है। टर्न ऑन की जगह डिपेंड ऑन को लगाओ सीधे सीधे। 21 का फर्स्ट ऑप्शन। फ्रेजल वर्ब थोड़ी तगड़ी दे रखी थी आपको, लेकिन सीधे सीधे डिपेंड ऑन दे रखा था, अगर बाकी मीनिंग में नहीं पता थे तो भी आप लगा ही देते। 22 में क्या आना चाहिए? विदाउट इट आवर जॉब्स और फ्री टाइम एंड आवर मोबिलिटी, उसके बाद ब्लैंक दिया है ऑल बी वेरी डिफरेंट। ऑप्शन में दिया है आपको 4 मोडाल, कैन, सेल, कुड, विल। अब देखिए यहां पर जो है ना, ये जो ऑप्शंस हैं ये थोड़े से डिबेटेबल हैं, समझ लेते हैं। फिर एक बार स्टेटमेंट को फिर से पढ़ रहा हूं मैं। विदाउट इट आवर जॉब्स और फ्री टाइम एंड आवर मोबिलिटी, फिर ब्लैंक दिया है ऑल बी वेरी डिफरेंट। विदाउट इट यहां पर रिफर कर रहा है ऑयल को। अब देखिए विदाउट इट की वजह से यहां पर एक हाइपोथेटिकल कंडीशन, हाइपोथेटिकल कंटेक्स्ट जनरेट हो रहा है। इट रिफर कर रहा है ऑयल को। विदाउट इट से, विदाउट ऑयल से हम ये कह रहे हैं कि जो इंफॉर्मेशन है ये उस कंटेक्स्ट की है जिस कंटेक्स्ट में ऑयल ना हो। रियलिटी में तो ऑयल है, तो विदाउट ऑयल से रिफर कर रहे हैं हम एक अनरियल सिचुएशन को, जो कि हमारी इमेजिनेशन है, जो कि एक हाइपोथेसाइड सिचुएशन है, हाइपोथेटिकल कंटेक्स्ट है। और किसी हाइपोथेटिकल कंटेक्स्ट में जॉब्स के, फ्री टाइम के, मोबिलिटी के डिफरेंट होने के इमेजिनेशन को रिफर करना था, तो हमें लगा देना चाहिए था वुड। यानी कि अगर किसी ऑप्शन में वुड होता ना, 5 ऑप्शन में अगर वुड होता तो मैं वुड को लगा देता। क्यों लगा देता? क्योंकि मुझे पता है विदाउट इट रिफर कर रहा है एक अनरियल हाइपोथेटिकल कंटेक्स्ट को, और अनरियल हाइपोथेटिकल कंटेक्स्ट में इनके डिफरेंट होने के इमेजिनेशन को रिफर करने के लिए मुझे वुड बोर्डाल लगा देना चाहिए। अब वुड तो यहां पर है नहीं, फिर क्या कर सकता हूं? देखिए उसी हाइपोथेटिकल कंटेक्स्ट में मैं जॉब्स के, टाइम के और मोबिलिटी के डिफरेंट होने की पॉसिबिलिटी को रिफर करने के लिए कुड को लगा सकता हूं। हालांकि कुड बहुत ही कम पॉसिबिलिटी को, स्लाइट लीस्ट पॉसिबिलिटी को रिफर करता है, लेकिन जॉब, फ्री टाइम और मोबिलिटी के वेरी डिफरेंट होने की पॉसिबिलिटी को रिफर करना चाहता हूं हाइपोथेटिकल कंटेक्स्ट में, तो मैं कुड लगा सकता हूं। थर्ड ऑप्शन आ सकता है यहां पर। लेकिन आप जरा ध्यान से देखें तो यहाँ पर कोई हाइपोथेटिकल कंटेक्स्ट को जनरेट करने के लिए कोई कंडीशनल क्लोज नहीं लिखी, कोई इफ क्लोज नहीं लिखी, जैसे कि इफ क्लोज लिखा देते हैं कि अगर ऐसा होता तो वैसा होता। इफ क्लोज यहाँ पर कोई नहीं लगाई गई है, तो यहाँ पर कोई ऑब्वियस नोटिसेबल हाइपोथेटिकल कंटेक्स्ट नहीं है। तो अगर इस हाइपोथेटिकल कंटेक्स्ट को इग्नोर किया जाए, अगर इस हाइपोथेटिकल कंटेक्स्ट को जरूरी ना समझा जाए, तो फिर जॉब्स के, फ्री टाइम के और मोबिलिटी के डिफरेंट होने की पॉसिबिलिटी थोड़ी है, सर्टेनिटी है।
समझिए ना, अगर ऑयल नहीं है तो निश्चित रूप से ही जॉब, फ्री टाइम और मोबिलिटी डिफरेंट होंगी। अभी जैसी है उससे तो डिफरेंट होती। अभी ऑयल है तो आपको पता है जॉब, फ्री टाइम और मोबिलिटी कैसी है। लेकिन अगर ऑयल नहीं है, विदाउट ऑयल जॉब्स के, फ्री टाइम के और मोबिलिटी के वेरी डिफरेंट होने की पॉसिबिलिटी थोड़ी होगी। तब तो वो सर्टेनली, निश्चित रूप से ही डिफरेंट होंगी। तो फिर अगर आप इस हाइपोथेटिकल कंटेक्स्ट को इग्नोर करें तो फिर आपको यह कहना होगा कि ऑयल के बिना जॉब्स की, फ्री टाइम की और मोबिलिटी के डिफरेंट होने की पॉसिबिलिटी नहीं है, सर्टेनिटी है, निश्चित रूप से ही वो बिल्कुल अलग होंगी। तो फिर आपको यहां पर विल लगा देना चाहिए। विल दिखाता है फ्यूचर में किसी सर्टेन एक्शन को कि ये होगा ही होगा। सैल को कब लगाया जा सकता है, कैन को कब लगाया जा सकता है? कैन को तो लगाया ही नहीं जा सकता। कैन तो एबिलिटी को रिफर करता है या परमिशन को रिफर करता है। ना तो हम यहाँ पर एबिलिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं ना परमिशन को। सैल को लगाया जा सकता है। सैल को तब लगाया जा सकता है अगर ये लिखी हुई इंफॉर्मेशन कोई लीगल कंटेक्स्ट में है या कोई फॉर्मल या ऑफिशियल या कोई पॉलिसी डॉक्यूमेंट है। ये जो लिखी गई इंफॉर्मेशन है अगर किसी पॉलिसी का हिस्सा है, किसी रूल, लॉ, रेगुलेशन का हिस्सा है, मान लो किसी एक सरकारी डिपार्टमेंट ने कोई रिपोर्ट तैयार करके दी है किसी मंत्रालय को, उस रिपोर्ट में से, उस पॉलिसी डॉक्यूमेंट में से, उस लीगल या उस फॉर्मल कंटेक्स्ट में से इस पैराग्राफ को उठाया गया है, तो उस सिचुएशन में फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस को रिफर करने के लिए सैल को यूज किया जा सकता था। और एग्जामिनर ने इस ऑप्शन में सैल को यूज किया है। अब मैं इसीलिए इसको डिबेटेबल कह रहा हूं कि ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पर एक तरीके से कुड को भी यूज किया जा सकता था, विल को भी यूज किया जा सकता था, लेकिन एग्जामिनर ने यहाँ पर सेल को लिख के दिया है। यानी कि इसका मतलब ये जो पैराग्राफ है ना, एग्जामिनर ने जहां से लिया होगा वो कोई लीगल, फॉर्मल या ऑफिशियल कंटेक्स्ट होगा, मतलब कोई ऐसा पॉलिसी डॉक्यूमेंट होगा, वहां से इसको उठाया होगा, वहां पर सेल लगा हुआ होगा, एग्जामिनर ने ऑप्शन में सेल लिखा और इसको सही मान लिया। तो हमें इस पैराग्राफ को पढ़कर ये समझना पड़ेगा कि ये कोई पॉलिसी डॉक्यूमेंट का हिस्सा होगा, इसलिए हमें यहाँ पर सेल लगा देना चाहिए। इतनी बात पकड़ पाए तो ठीक है, वरना हमें छोड़ना नहीं पड़ता या तुक्का लगाना पड़ता, क्योंकि कुड और विल भी एक कंटेक्स्ट के हिसाब से यहाँ लगाए जा सकते हैं। 22वें का दूसरा ऑप्शन, 23rd, एवरी डे वी, फिर ब्लैंक दिया है 70 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल। मेन वर्ब यहां लगाई जानी है, वी यहाँ पर प्रोनाउन सब्जेक्ट के फंक्शन में लिखा है। हम कंज्यूम करते हैं 70 मिलियन बैरल्स को, अब्सॉर्ब करते हैं, डिवॉल्व करते हैं, टेक करते हैं। देखिए कंज्यूम यहाँ पर वर्ड सही हो जाएगा। कंज्यूम का मतलब है टू यूज एनर्जी, फ्यूल और टाइम, प्रोडक्ट इन ए लार्ज अमाउंट, इन ए लार्ज क्वांटिटी। कंज्यूम का मतलब है टू यूज एनर्जी, फ्यूल, टाइम और प्रोडक्ट स्पेशली इन ए लार्ज अमाउंट। तो यहां पर तो लार्ज अमाउंट में दिया है, 70 मिलियन बैरल्स दिया है, और यहां पर किस चीज को यूज करने की बात की गई? ऑयल को यूज करने की बात की गई है। तो ऑयल क्या है? फ्यूल ही तो है। तो यहाँ पर कंज्यूमर से हो जाएगा। अब्सॉर्ब का मतलब बिल्कुल अलग होता है। तो अब्सॉर्ब का मतलब होता है टू टेक समथिंग इन। यहाँ पर मैं आपको एक इमेज दिखा देता हूँ। इस इमेज में यहाँ पर ये मैडम ने कपड़ा लिया हुआ हाथ में, इसको यहाँ पर पानी में डाला और फिर इसने टॉवल ने, ये भी जो भी कपड़ा है सफेद वाला, इसने वाटर को अब्सॉर्ब कर लिया, इसने वाटर को अपने अंदर ले लिया। तो किसी भी लिक्विड को या किसी भी चीज को अब्सॉर्ब करने का मतलब उसको खत्म कर देना नहीं है, उसको यूज कर देना नहीं है, उसको अपने अंदर समा लेना होता है। आप इस कपड़े को निकालेंगे, निचोड़ेंगे तो फिर पानी का पानी बाहर निकल आएगा। तो अब्सॉर्ब का मतलब है टू टेक समथिंग इन, स्पेशली ग्रेजुअली, धीरे धीरे किसी चीज को अपने अंदर समा लेना, अब्सॉर्ब करना होता है। फिर एक वर्ड आया है डिवो। डिवो का मतलब है तेजी से, बहुत अधिक मात्रा में फूड को कंज्यूम करना, ईट करना। टू ईट समथिंग क्विकली, कंप्लीटली एंड इन लार्ज अमाउंट्स
so that nothing is left. इन मैडम को देखिए कितने सारे यहाँ पर पिज्जा बर्गर इतना सब कुछ रखा हुआ है, केक है, वाइन है, और कितनी फुर्ती से एक चीजें खा रही है, जैसे कितने दिन की भूखी है। तो ये क्या कर रही है, डिवो कर रही है। तो यहाँ पर इस मीनिंग को कन्वे करने के लिए भी हमें इस वर्ड को नहीं लगाना है, यानी कि ये वाला वर्ड भी नहीं आ सकता, टेक भी नहीं आ सकता, सही वर्ड हो जाएगा कंज्यूम। 24 पे चलते हैं, क्या लिखा है, every year we consume 2,200 million tons of coal and 2,500 billion cubic meters of gas. It is a long story. फिर आगे लिखा है टोटल, फिर लिखा हुआ है ब्लैंक, फिर आया ब्लैंक, फिर लिखा हुआ इन 1924। अब देखिए टोटल क्या है वो समझेंगे, अभी आगे देख लेते समझ लेते हैं। एंड फॉर मैनी इयर्स इट वाज ए फ्रेंच स्टेट ऑयल कंपनी। इट के द्वारा रिफर किया गया है टोटल को, और इट क्या है, इट है एक फ्रेंच स्टेट ऑयल कंपनी, और ये टोटल को रिफर कर रहा है, मतलब टोटल एक फ्रेंच स्टेट ऑयल कंपनी है। एक फ्रेंच स्टेट ऑयल कंपनी को नाम है टोटल, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। और यहां पर हमें वर्ब स्ट्रक्चर को उठाकर लगाना है। देखिए आपको वर्ब दी गई है फाउंड, फाउंड वर्ब के बारे में आपको बता दूं, देखिए एक वर्ब तो होती है फाइंड, फाइंड, सेकंड फॉर्म हो गई फाउंड, थर्ड फॉर्म हो गई फाउंड। ये एक अलग वर्ब है, इस वर्ब का आपके कंटेक्स्ट से कोई लेना देना नहीं। आपको दी गई है ऑप्शन में फाउंड वर्ब, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बेस फॉर्म। फाउंड का मतलब है टू एस्टैब्लिश समथिंग, टू स्टार्ट ए न्यू बिजनेस, टू स्टार्ट ए न्यू कंपनी, या टू बिगिन टू ब्रिंग समथिंग इनटू एग्जिस्टेंस। इस फाइंड का मतलब तो कुछ पा लेना होता है। आपको कुछ मिल गया, आप कहोगे मैंने फाइंड कर लिया, मैंने ढूंढ लिया, कुछ पा लिया। इस फाउंड का मतलब है टू ब्रिंग समथिंग इनटू एग्जिस्टेंस, या टू एस्टैब्लिश, कुछ भी एस्टैब्लिश कर देना, किसी कंपनी को, किसी बिजनेस को, किसी रूल रेगुलेशन को एस्टैब्लिश कर देना। या फिर फाउंड का मतलब है टू स्टार्ट अ न्यू कंपनी और बिजनेस, और इसकी ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, और इसकी सेकंड फॉर्म है फाउंडेड, थर्ड फॉर्म भी है फाउंडेड। तो इस फाउंड वर्ब को, इस वाली को यूज किया गया है, इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है इस क्वेश्चन में। अब ये जो फाउंड वर्ब है ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। भाई फाउंड करोगे, किसी को एस्टैब्लिश करोगे, किसी न्यू कंपनी को, न्यू बिजनेस को एस्टैब्लिश करोगे, फाउंड करोगे, तो ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी ना, उसका ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा जिसको आपने फाउंड किया। तो ये है एक ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब। अब ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब को अगर एक्टिव सेंस में यूज कर रहे हो, एक्टिव फॉर्म में यूज कर रहे हो, एक्टिव स्ट्रक्चर में लगा रहे हो, तो उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर ये जो फाउंडेड है और ये जो हैड फाउंडेड है, दोनों में ही फाउंडेड वर्ड को, फाउंड वर्ब को एक्टिव स्ट्रक्चर में यूज किया गया है। एक्टिव स्ट्रक्चर में अगर ट्रांजिटिव वर्ब को यूज किया गया है तो उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट होना चाहिए, बट यहाँ पर तो कोई ऑब्जेक्ट लिखा नहीं है। यहाँ पर तो इन प्रीपोजिशन लिखा है, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट लिखा है। एडवर्ब टाइम के फंक्शन में लिखी है प्रीपोजिशन फ्रेज। तो इसका मतलब यहाँ पर इस स्टेटमेंट में, इस स्ट्रक्चर में फाउंड ट्रांजिटिव वर्ब को एक्टिव स्ट्रक्चर में नहीं, पैसिव स्ट्रक्चर में यूज किया जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट नहीं लिखा, और पैसिव है ये दोनों। बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है पैसिव की पहचान। टोटल एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक फ्रेंच स्टेट ऑयल कंपनी तो है, यहां भी उसके लिए इट यूज किया गया है, यहां साफ साफ लिखा है अ फ्रेंच स्टेट ऑयल कंपनी। तो वर्ब फाउंडेड नहीं, पास्ट फाउंडेड यूज होना चाहिए। 24 का फोर्थ ऑप्शन। 25 को देख लेते हैं। In 1999, Total joined Petrofina, the Belgian oil and gas company, and 2000 Total with its main French competitor Elf Aquitaine, and the name became Total Fina Elf. Okay, देखिए यहाँ पर टोटल को सब्जेक्ट के फंक्शन में यूज किया गया है, और यहाँ पर भी मेन वर्ब आनी है। ऑप्शन में आपको 4 मेन वर्ब दी गई है, इनकॉर्पोरेट, ज्वाइन, मर्ज, कंबाइन।
मैं आपको बताऊं कि ये जो सेंटेंस है, सेंटेंस का कंटेक्स्ट है पास्ट का है। क्या लिखा हुआ है? इन 2000, इन 2000, तो पास्ट का टाइम लिखा हुआ है। पास्ट का टाइम लिखा हुआ है तो पास्ट इंडेफिनिट को यूज कीजिए। फिर दूसरी बात ये है कि अगर आप इसकी दूसरी कोऑर्डिनेट क्लोज को देखेंगे, द नेम सब्जेक्ट हो गया और बिकेम यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो यहाँ भी पास्ट इंडेफिनिट यूज किया गया है। यहाँ पर भी एडवर्ब ऐसी दी गई है जिसमें पास्ट, जो पास्ट के टाइम को रिफर कर रही है, जिसके हिसाब से पास्ट इंडेफिनिट की वर्ब को आना है। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? मर्ज लगाएंगे। इनकॉर्पोरेट तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है, जॉइन भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, कंबाइन भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पर लगा देंगे मर्ज, वर्ब की सेकंड फॉर्म। हालांकि इनकॉर्पोरेट, जॉइन, कंबाइन और मर्ज चारों ऐसी वर्ब हैं जो कि सिमिलर मीनिंग को कन्वे करती है, लेकिन कंपनियों के एक हो जाने के एक्शन को हम मर्ज होना ही कहते हैं। मर्ज जो वर्ड है, मर्ज जो वर्ब है, वो इसी डोमेन में, इसी कंटेक्स्ट में यूज की जाती है। मर्ज का मतलब है टू कंबाइन एंड बिकम वन। ट्रांजिटिवली भी यूज हो सकती है, इंट्रांजिटिवली, यानी कि दो कंपनी एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर एक हो गई तो मर्ज हो गई। या मैंने मेरी दो कंपनी को, या सरकार ने, अभी सरकार ने क्या किया था, जो बहुत सारे प्राइवेट छोटे छोटे बैंक थे उनको मर्ज कर दिया था। तो सरकार ने बहुत सारे बैंकों को कंबाइन करके एक कर दिया, मतलब उनको मर्ज कर दिया। तो इंट्रांजिटिव फंक्शन में आ सकती है, ट्रांजिटिव फंक्शन में भी आ सकती है। ज्वाइन का मतलब भी आपस में ज्वाइन कर लेना ही होता है, ट्रांजिटिव नेचर की है। कंबाइन का मतलब भी आप जानते हैं, एक हो जाना। इनकॉर्पोरेट का मतलब होता है किसी पर्सन को या किसी थिंग को किसी सिस्टम में इंक्लूड कर लेना। आपने किसी पर्सन को अपने प्लानिंग में, अपने सिस्टम में, या किसी थिंग को अपने सिस्टम में, अपनी मशीन में, या जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसको इंक्लूड कर लिया, तो आपने क्या कर लिया? उसको इनकॉर्पोरेट कर लिया। तो मीनिंग के हिसाब से चारों वर्ड यहाँ पर आ सकते थे, लेकिन कंटेक्स्ट के हिसाब से इस डोमेन में सबसे ज्यादा, सबसे नेचुरल यूसेज में आने वाला वर्ड है मर्ज। फिर उसने टेंस का हिसाब देके आपको क्लियर कर दिया कि मर्ज ही लगाना है। पास्ट इंडेफिनिट दे दिया कि पास्ट इंडेफिनिट का यूज करो, जो कि थर्ड ऑप्शन में ही था, बाकी के ऑप्शन में प्रेजेंट इंडेफिनिट था। इस तरह से जो है हमें क्वेश्चन पेपर को घर पे बैठ के सोल्व करना है। शुरू में देखिए, ये जो प्रोसेस मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ, शुरू में इसमें आपको टाइम लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप इसमें एक्सपर्ट होने लगते हैं, आपका कॉन्फिडेंस इतना इंप्रूव हो जाता है, आपकी गलतियां बिल्कुल खत्म हो जाती हैं, आप खुद से सोचने लगते हैं। जो चीजें मैं यहाँ नहीं भी बता पाऊंगा, वो चीजें भी, वो कॉन्सेप्ट भी खुद ब खुद आपके दिमाग में आने लगेंगे, क्योंकि ये अप्रोच आपको सोचना सिखाती है, या आपकी बुद्धि का विकास करती है, या आपकी लर्निंग स्किल्स को इंप्रूव करती है, कॉन्सेप्ट को मजबूत करती है। इसी तरह से घर पे प्रैक्टिस कीजिए। कहीं भी अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक मुझे लिख सकते हैं। आज के सेशन में इतना ही, धन्यवाद।